इंडियन पॉलिटी के इस कक्षा में आपसे पिछली क्लास में फेडरलिज्म से रिलेटेड बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और जितने भी क्वेश्चंस इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में रखकर कई आयामों पर आपसे चर्चा कर दी गई। जैसे मेरे पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की लिस्ट है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है, परीक्षण कीजिए। तो मैंने आपसे कल केसी वीयर के आधार पर भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में चर्चा की थी। 42वीं 41वीं बीपीएससी में प्रश्न आया है कि भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। संघवाद में इमर्जिंग जो ट्रेंड है उन इमर्जिंग ट्रेंड पर कल हम लोगों ने बात की थी कि इमर्जिंग ट्रेंड क्या क्या है, और संघवाद के जो इमर्जिंग ट्रेंड हैं जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया के संघवाद में न केवल शामिल था बल्कि वो 70-80 के दशक के बाद ज्यादा अच्छे तरीके से उभर कर सामने आया। जैसे ये उभरती हुई प्रवृत्ति क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो पहले से ही सहकारी संघवाद शामिल था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो पहले से ही भाई 256 तो पहले से ही शामिल था, तो हम इसको उभरती हुई प्रवृत्ति में क्यों रखें? क्योंकि जब तक भारत में कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्य दोनों में मजबूत थी तो भारत में एकात्मक प्रवृत्तियां ज्यादा मजबूत थी। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया वो कहा जाता है कि 80 के बाद धीरे धीरे आया। 80 के बाद क्या धीरे धीरे आया? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और भारत में 1989 से लेकर 2024 या यूं कहें कि 2023 तक भारत में गठबंधन दौर की राजनीति का दौर माना जाता है। तो गठबंधन दौर की राजनीति में भारत का जो संघवाद संघात्मक जो प्रवृत्तियां थी वो क्या है, ज्यादा मजबूत हुई। अब देखिए जैसे बीपीएससी का जो एक क्वेश्चन है, बीपीएससी में एक क्वेश्चन क्या आया, बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया कि इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में बात करिए, उभरती प्रवृत्ति के बारे में, या जो इमर्जिंग जो ट्रेंड है इसके बारे में बात करना है। ठीक है, एक तो आया संघवाद से जोड़कर, ठीक है, और दूसरा मतलब एक सवाल था संघवाद में उभरती प्रवृत्ति का और दूसरा सवाल था बीपीएससी में लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्ति का। जो सवालों को क्लासिफाई करने वाले लोग थे उन्होंने इसको एक ही में रख दिया, इनका आंसर अलग अलग होगा। कल मैंने आपको बताया था ये 14th बीपीएससी में इसको पूछा गया था। क्या क्या पॉइंट्स आप बताएंगे इसमें? सहकारी संघवाद, इसके साथ ही सहकारी संघवाद के बाद दूसरा पॉइंट क्या बताया गया था? नीति आयोग, प्रतिस्पर्धी संघवाद, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सीएसएस, ये सब क्या बताएंगे? तो यहां पर क्या है, सहकारी संघवाद, ये मैंने आज एक ऐड किया कि 80 के दशक के बाद ज्यादा उभरा। क्यों? क्योंकि इंडिया में 1989 के बाद जो है ये बहुदलीय प्रणाली क्या है, ज्यादा क्या है, मजबूत हुई। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी को जब बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमें जो मोटी प्रवृत्तियां हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तनों की, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मतलब मेरे पास फ्रेम होना चाहिए पढ़ने का, तो मैं सवालों का आंसर क्या है अच्छा कर सकूंगा। यहां पर कि भारत में जो दल प्रणाली रही, इस पर भी अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन दल प्रणाली के बारे में एक आपको समझ होनी चाहिए। पार्टी सिस्टम को लेकर आपको एक समझ क्या होनी चाहिए। पार्टी सिस्टम कहां से पढ़ना है बीपीएससी के लिए? लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत पढ़े ना पढ़े, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है ना उसमें 1.5-2 पेज जो दिया गया उतना पढ़ लीजिए और जो मैं क्वेश्चंस जो डिस्कस करूंगा उससे कर लेंगे, आपका भला हो जाएगा। देखो डॉक्टर वही है जो कम दवाइयां लिखे, वो डॉक्टर अच्छा नहीं होता जो बहुत ज्यादा दवाइयां लिखता है। लक्ष्मीकांत में दवाइयां इलाज ज्यादा है, ठीक है, और रोग कम है। ठीक, अब ये दल प्रणाली कहां से पढ़ना है? एनसीईआरटी से। ये सब पढ़ते रहो, बीच में जैसे ही सीक्वेंस में क्लास लेंगे तो चीजें तुरंत क्या है याद हो जाएंगी क्लास में, फिर शायद पढ़ना नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी में किस क्लास की एनसीईआरटी में है? पक्का 10th में नहीं है? यस 9th में है। अब 9th में जो है जो भी पढ़ना 10th में भी थोड़ा पढ़ना, और मुझे लगता है क्लास 12th वाली एनसीईआरटी में भी थोड़ा है। ठीक, हाँ कई जगह है। तो दल प्रणाली के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो अगर मैं आपको केबीसी का कौन बनेगा करोड़पति का 1 करोड़ का सवाल दे रहा हूं, लेकिन इसका जो पेमेंट होगा वो सिलेक्शन के बाद होगा। एक दलीय प्रणाली, भारत में एक दलीय प्रणाली है ऑप्शन ए, या भारत में एक दल प्रधानता प्रणाली है? ऑप्शन तो सुन लीजिए पहले, इतनी हड़बड़ी इतनी जल्दबाजी क्यों है? अब आप रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, मेन्यू जैसे ही आएगा ऊपर वाला ही देख के डिसाइड कर दोगे, पीछे का नहीं देखोगे। हो सकता है लास्ट में कोई अच्छी डिश हो, इसलिए आराम से। पहला क्या है? आराम से। एक दल प्रधानता प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। चलिए, वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये है वन पार्टी सिस्टम। ये क्या है? वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। ये क्या है? टू पार्टी है। और ये क्या है? मल्टी पार्टी। जो चाइना है, पीपुल्स रिपब्लिक चाइना, यूएसएसआर, मार्क्सवादी देशों में एक ही दल होता है, कैंडिडेट अलग अलग होंगे। अगर जय पसंद नहीं आ रहा है तो बीरू को चुन लो, गब्बर नहीं पसंद आ रहा है तो ठाकुर को चुन लो, अगर बसंती इलेक्शन में करी तो उसको चुन लो, लेकिन सब रहेंगे शोले की ही पार्टी के। मतलब ये नहीं होगा कि शोले होगी, फूल और कांटे भी होगी, बाहुबली भी होगी, दृश्यम 1 आएगी, दृश्यम 2, नो, वन पार्टी। एक पार्टी ही रहेगी। यहां एक से ज्यादा पार्टी रहेगी लेकिन पावर एक ही पार्टी को मिलेगी। इंडिया में 1952 से लेकर 1989 तक रजनी कोठारी जैसे राजनीति विद्वान के महान विद्वानों ने कहा, राजनीति विज्ञान के, कि भारत में कांग्रेस सिस्टम था। इसलिए रविशंकर प्रसाद आज कहते हैं कि राहुल गांधी जो है इंदिरा गांधी के
और राजीव गांधी से ताल्लुक रखने के नाते वो ये मानकर चलते हैं कि इस देश पर शासन करने का उनको क्या हक है। ठीक है, तो ये कांग्रेस सिस्टम था। कांग्रेस केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। दुनिया में हर जगह वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम जब कमजोर हुआ तो दुनिया में हर जगह बच्चों टू पार्टी सिस्टम बना। लेकिन भारत ने यहां पर भी भारत ने अपनी यूनिकनेस को बनाए रखा और भारत सीधे वन पार्टी से किस पर जंप करके चला गया, मल्टी पार्टी पर। दुनिया में हर जगह इसके ब्रेक होने के बाद ये बना, भारत में ये ब्रेक हुआ। इसके बाद तो मोदी युग है, मतलब इतिहास में 10-20 साल बाद क्या लिखा जाएगा, मोदी युग। मोदी ने छोटी छोटी पार्टियों को क्या देखे कि बीजेपी की बहुत से जो बीजेपी के साथ जो अलायंस था वो था क्या, एनडीए, और कांग्रेस के साथ जो अलायंस था वो क्या था, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें कांग्रेस लीडिंग पार्टी थी और यहां बीजेपी थी। बीजेपी का हाल के वर्षों में किसके किसके साथ तलाक हुआ है, जेडीयू के साथ तलाक हुआ है। ठीक, ये नया तलाक है, इस तलाक में दर्द भी बहुत है। ठीक है, शिवसेना, शिवसेना के साथ भी तलाक हुआ, अकाली दल के साथ तलाक हुआ, और कश्मीर की एक पार्टी थी, तलाक बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहां पर ये पहले बीजेपी छोटी भाई थी या छोटी बहन थी और शिवसेना क्या थी, बड़ा भाई। बीजेपी ने कहा कि अब हम बड़ा भाई रहेंगे और तुम छोटा। शिवसेना कोई बर्दाश्त नहीं हुआ और शिवसेना को किस तरह से टुकड़े टुकड़े करवाए हैं, मतलब वही गाना ना कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। मतलब ये कहा जाता है, देखो ऐसा है कि केवल इंटेंशन से नहीं देखे जाते, नतीजे भी देखे जाते हैं। लोग कह रहे हैं देश में कि अमित शाह से अगर पंगा लोगे तो देख लो क्या हाल करता है आदमी। तो हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से क्या है, शिवसेना पार्टी कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो बीजेपी जो है वो एक अलायंस था, लेकिन 2014 में क्या है, ये क्या है, गठबंधन क्या है, ये इसके बजाय वन पार्टी डोमिनेंस की पोजीशन में पहुंच गई है। ठीक है, हालांकि अभी पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस बात को नहीं कह रहे हैं। अब यहां पर कि जब एक दल प्रधानता होगी ना तो एकात्मक प्रणाली मजबूत होती है। ये बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें कौन सा सिस्टम मजबूत होगा, यूनिटरी फीचर्स जो थी, और इसमें कौन सा फीचर मजबूत होगा, संघात्मक। तो ये कहा जाता है कि फेडरल फीचर्स के लिए ये फेज सबसे अच्छा था, संघात्मक प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार थी जिसको क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या बात क्या है माननी थी। तो ये फ्रेम आपको याद रखना है। ठीक है, कि इंडिया में प्रेजेंटली ये सिस्टम तो कहा जाता है, लेकिन इसमें ये फीचर्स क्या है, ज्यादा आ गई। ठीक है, ये हुआ। अब इसको यहां पर दो दल में कैसे बहुदलीय होगा, बहुदलीय का मतलब बहुत से दल नहीं, यहां पर बहुत से दल या कम से कम दो गठबंधन जिसमें अनेक दल शामिल हो। बहुदलीय गठ प्रणाली में दो गठबंधन है लेकिन उसमें अनेक दल क्या है शामिल। ये अब इसके साथ यहां पर कि संघवाद में उभरती प्रवृत्ति, तो यहां पर एक आपने आंसर लिखा सहकारी संघवाद, फिर दूसरा आपने लिखा नीति आयोग लिख दिया, तीसरा आपने क्या लिखा, यहां पर सीएसएस को हम लोग कर लें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक प्रवृत्ति है। इसके साथ ही क्या है, प्रतिस्पर्धी संघवाद है। अगर बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन के पॉइंट दिमाग में याद आ रहे हैं, इसका मतलब तैयारी की दिशा सही है। अगर दिमाग ब्लैंक हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि तैयारी की दिशा सही नहीं है। और ये तैयारी की दिशा कैसे सही होगी, तो जब आप बिल्कुल आसान किताबें पढ़ेंगे। बीपीएससी मेंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग का खेल है, बाकी के लिए हम लोग हैं। ठीक है, अब ये सवाल इसके मेन पॉइंट क्या होंगे, क्या इसके मेन पॉइंट जैसे 41th बीपीएससी में इसको पूछा गया, क्या ये दोनों एक ही है, नहीं। भारत के लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियां, ट्रेंड क्या है, भारत के लोकतंत्र में तीन उभरती हुई प्रवृत्तियां हैं। एक संघीयकरण की प्रवृत्ति, फेडरलाइजेशन की प्रवृत्ति। ठीक है, दूसरा भारत के लोकतंत्र में दूसरी प्रवृत्ति क्या है, भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति, ग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति। और ये पेपर और किसी का हो ही नहीं सकता, ये गुरुदेव एमपी सिंह का पेपर है, उनकी किताब में ये उन्होंने लिखा है। और एक कुमार और चौधरी ने किताब लिखी है। ठीक है, एक किताब है भारत में शासन एवं राजनीति, इसकी किताब है कुमार और चौधरी की, ओरिएंट्समैन ब्लैक स्वान से आई है किताब, अच्छी किताब है ये। ठीक है, फॉर्च्यूनर से तो कई गुना अच्छी है। ठीक है, तो भारत में शासन, इसकी प्रस्तावना प्रोफेसर एमपी सिंह ने लिखी है और एमपी सिंह ने प्रस्तावना में यही सवाल लिखा है। ये भी बता रहा हूं कि बीपीएससी के सवाल आते कहां से हैं। ठीक है, ऐसा डॉक्टर हूं जिसमें फार्मेसी, किस फार्मेसी में दवाई बन रही है ये भी आपको बता रहा हूं। पहले जैसी किताब, कभी भी आप मार्केट में जाइएगा किताब मांगेगा दुकान वाले से और दुकान वाले मिल जाएगी, फेमस किताब हो गई है, अच्छा किताब, तो दिल्ली में तो इजीली अवेलेबल रहती है। ठीक है, ओरिएंट्समैन ब्लैक स्वान बड़ा पब्लिकेशन है, आप फोटो अपलोड करा दूंगा तो लोग, अब इसमें जैसे ही आप प्रीफेस पढ़ेंगे तो उसमें प्रोफेसर एमपी सिंह ने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्ति, क्योंकि जितना अच्छा पॉलिटी का सवाल बीपीएससी में आता है कोई बहुत हाई फाई प्रोफेसर ही बना रहा है भाई। ये क्या है, किसी भी डिग्री कॉलेज के टीचर की बस की बात नहीं है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि सब बड़े फ्रेम वाले सवाल हैं। सवाल क्या है, सब पॉलिटी के जो बहुत अच्छे अच्छे डिबेट्स हैं ना उन पर सवाल हैं। तो ये हुआ संघीकरण, भूमंडलीकरण, और एक प्रवृत्ति है बच्चों लोकतंत्रीकरण। ठीक है, लोकतंत्रीकरण, इस क्वेश्चन को मैं आगे कराऊंगा, लेकिन मैं ये इसको क्यों ले रहा हूं, संघीकरण में ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे। इसके ये वाले पॉइंट किसमें आ गए, एक पॉइंट तो हो गया, तो अगर मान लिया 4 पेज लिखना है तो 1-1.5 पेज तो इधर से आ गया। बाकी जो भूमंडलीकरण वाला है और लोकतंत्रीकरण वाला है, ये पॉइंट अगर बता दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा। तो ये हुआ पॉइंट, समझ लिया आपने। ठीक है, अब अगले प्रश्न को लेते हैं। फिर इसी तरह से बच्चों यहां पर कि भारतीय संघ व्यवस्था में सामयिक प्रचलनों की व्याख्या करें। इसमें क्या पूछा गया, जैसे एक सवाल आया कि बीपीएससी ने एक और सवाल पूछा, ये 48वीं से 52वीं बीपीएससी का सवाल था, भारतीय संघ व्यवस्था में सामयिक प्रचलनों की व्याख्या करें।
इस सवाल में क्या आंसर लिखेंगे? सेम वही सवाल है, ठीक है। अब जैसे कई बार बच्चे सर क्वेश्चन रिपीट करता है, देख लो, जैसे गीता में कहा गया है ना कि पुनर्जन्म होगा, आत्मा वस्त्र बदल कर क्या है फिर से जन्म लेगी, वैसे ही प्रश्न क्या होते हैं, वस्त्र बदल कर फिर से आते हैं। आपको लगता है कि नया प्रश्न है, नया प्रश्न नहीं है, ठीक है। फिर इसके साथ ही सामयिक प्रचलनों की व्याख्या करें। फिर इसमें है कि क्या राज्यों को अधिक क्षमता की आवश्यकता है। कल बताया था ना मैंने, स्वायत्तता की मांग है, अधिक क्षमता की आवश्यकता है, राज्य ये बात क्या है मांग कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो मैंने स्वायत्तता की मांग वाला बताया था उसको लिखना है। कल स्वायत्तता बताई थी कि अधिक ज्यादा सटीक क्या है, ठीक है। ये तीसरे प्रकार का प्रश्न हो गया। अब देखिए कि बीपीएससी में एक सवाल आया, इसको मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी परिषद के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। अब एनसीटीसी से जोड़ दिया, कैसे, क्या फ्रेम, क्या बतला, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, दिमाग खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में लिंक करने वाले सवाल आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट पर पूछ नहीं रहा है आपसे, नहीं पूछ रहा है कि बेटा सहकारी संघवाद बता दो, संघवाद की 5 विशेषताएं बता दो, ये सब नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संघवाद को आतंकवाद के साथ जोड़कर बताओ। अब यहां पर आतंकवाद जो है वो एक राज्य के भीतर घटित होने वाली घटना है, या आतंकवाद जो है वो अनेक राज्यों को प्रभावित करने वाली और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय परिघटना है, अनेक राज्यों को प्रभावित करने वाली है। अगर राज्यों के बीच में तालमेल अच्छा नहीं होगा और केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल अच्छा नहीं होगा तो आतंकवाद को नियंत्रित करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। अलगाववाद को भी नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। अमृतपाल के साथियों को अमित शाह ने डिब्रूगढ़ भिजवाया, डिब्रूगढ़ जेल भिजवाया, एनएसए लगवा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अच्छा, एनएसए लगने से क्या हो जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अखबार में पढ़ा आप लोगों ने, टीवी में देखा नहीं देखा? जो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, वो गुनाहों के देवता हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो कि एक दिन अलादीन का चिराग मिलेगा, जलाऊंगा रात में, रात भर पढ़ूंगा, अगले दिन क्या है, बीपीएससी टॉप कर जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सामान्य तौर पर किसी भी साधारण कानून में जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है, यात्रा के समय को छोड़कर। कहां बंदी प्रत्यक्ष, ये कौन सा बंदी, ये कौन सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो? अनुच्छेद 22 है ये, अनुच्छेद 22 का भाग 1 है कि अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो ठुकाई कार्यक्रम शुरू होने के पहले मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस जाएगी और कहेगी कि ये जो खड़ा है व्यक्ति, इसको कम से कम सर 7 दिन ठुकाई कार्यक्रम के तहत दीजिए। मजिस्ट्रेट पूछेगा कि 7 दिन क्यों, 3 दिन में पूछताछ करके इंट्रोगेशन करके खत्म करो। तो क्या है, पुलिस कस्टडी में जाता है आदमी, और अगर मजिस्ट्रेट मना कर देता है तो पुलिस को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में जब कोई गिरफ्तार होता है तो 3 महीने ठुकाई का मौका मिलता है, पूरा 3, और 3 महीने संविधान में लिखा हुआ है। 3 महीने क्या है, उसके बाद हाईकोर्ट का कोई जज मिलाकर एक कमेटी बनेगी, और अगर कमेटी ने कह दिया तो 1 साल ठुकाई का मौका मिलेगा। अब सोच लीजिए कितना कठोर कानून है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी गुस्से में आते हैं तो तुरंत कहते हैं रासुका लगाओ इस पर। रासुका मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। मैं ये उदाहरण क्यों, अलगाववाद की एक छोटी सी घटना रोकने के लिए केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल नहीं होने पर पंजाब की हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। आतंकवाद तो बहुत बड़ी क्या चीज है। और अब इसके साथ ही क्या है कि इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को आप यहां पर समझिए कि क्वेश्चन क्या है भाई। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का, तो यहां पर क्वेश्चन है बीपीएससी का, भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध और नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ये क्या है, एनसीटीसी, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक। तो संघीय व्यवस्था को किससे जोड़ दिया, ठीक है। यह है बीपीएससी की खासियत, यही बीपीएससी जानलेवा एग्जाम हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की जान ले लेता है ये खूब लक्ष्मीकांत पढ़ के आते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ के आते हैं, यहां पर चारों खाने क्या हो जाते हैं, चित्त हो जाते हैं। क्योंकि अगर 12 मिनट में क्वेश्चन लिखना है, 15 मिनट में लिखना है, तो 2-3 मिनट में तो आइडिया ही नहीं आता कुछ कि लिखूं क्या। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करनी पड़ती है, भानुमति का कुनबा बनता है, गुजरात से कुछ लिया, महाराष्ट्र से कुछ लिया, फिर भी क्वेश्चन पूरा नहीं होता। यहां पर इसका मतलब क्या है, इस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन एनसीटीसी जो है, एनसीटीसी, एनआईए, नेटग्रिड, नेटग्रिड, ये सब भारत में आतंकवाद को रोकने के उपाय थे। और अगर इसमें सेंटर और स्टेट का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ठीक है तभी ये लागू हो पाते हैं, या तभी अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इस पर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा केंद्र राज्य संबंध में केंद्रीय वित्तीय संबंध, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, और वहां पर फिर आतंकवाद की चर्चा क्या करेंगे, जिसको एक अलग प्रश्न मानकर सेंटर स्टेट रिलेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। एक और प्रश्न है बच्चों, केंद्र राज्य में प्रशासनिक संबंधों का केंद्र की ओर झुकाव एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण ज्ञात नहीं और जिन्हें साध्य भी नहीं किया जा सकता, इस संबंध को सुधारने के उपाय बताइए। तो यहां पर प्रशासनिक संबंध पर 2 सवाल हैं, इसको आगे देखेंगे। फिर एक सवाल है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र राज्य के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए, जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। इसका मतलब कुछ अगर घटना चल रही है तो उस घटना को भी क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। तो तनाव वाला कल आप लिख रहे थे, आपने जो सेंटर स्टेट जो टेंशन थे, ईडी और सीबीआई तक आपने क्या कर लिया था, लिख लिया था। मैंने आपको कल बताया था, कल वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो कॉपी खुली थी रूम पर जाकर, कि कॉपी जाती है सज कर और फिर चली जाती है।
बच्चे कई बार कहते हैं सर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। कई बच्चे तो ये कहते हैं कि सर गए रूम पर, सर खाना भी अपने से बनाना होता है। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर खाना बनाया, फिर आपकी सुबह क्लास हो गई। तो जिंदगी सुबह से शाम हुई जाती है, जिंदगी यूं ही तमाम हुई जाती है। इसलिए जो जरूरी है, क्यों? क्योंकि टेम्पोररी मेमोरी से कोई चीज परमानेंट मेमोरी में जाए, उसके लिए 2 से 3 रिवीजन जरूरी होता है। आप आइंस्टीन के चाचा नहीं हैं, इसलिए 2 से 3 रिवीजन क्या होगा, जरूरी होगा। और पढ़ना बहुत है, तो अगर आज आपने जो पढ़ा वो 1-2 दिन के भीतर आपने उसको देखा नहीं, रिवाइज नहीं किया, तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो संघात्मक जो तनाव है, ठीक है, संघात्मक तनाव, इसमें मैंने केंद्र और राज्य के बीच के जो तनाव हैं, ये तनाव मैंने क्या है आपसे डिस्कस कर दिए। सबसे बड़ा तनाव सीबीआई का है, इस समय ईडी का है। तो वहां तक आपको क्या, अब इसमें कोर्ट ने, अभी भी बात है, बीपीएससी मेंस होगा मई में, अगर ईडी को लेकर कोर्ट ने कुछ भी कुछ भी क्या रिमार्केबल कह दिया, या पीएमएलए के पावर्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो 1-2 लाइन आपको अपने आंसर में क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। ये करंट फैक्ट। फिर इसके साथ ही बच्चों, राज्यों के बीच तनाव, और ये राज्यों के बीच जो तनाव है बच्चों, वो क्या है, इंटर स्टेट में सबसे बड़ा तनाव क्या है, वो जल वाला तनाव है, अंतरराज्यीय जल विवाद, और इसके साथ ही अंतरराज्यीय क्षेत्र विवाद। ठीक है, तो एक हेडिंग दीजिए, राज्यों के बीच संघात्मक तनाव, ऐसे हेडिंग दीजिए, जो कल आपने लिखा है ना उसके आगे, राज्यों के बीच संघात्मक तनाव, फेडरल टेंशन अमंग द स्टेट्स। ठीक है, राज्यों के बीच संघात्मक तनाव, संघात्मक तनाव, राज्यों के बीच जो संघात्मक तनाव है, उसमें पहला तनाव लिखे, अंतरराज्यीय क्षेत्र विवाद। क्षेत्र विवाद लिखिए, भारत में संघात्मक तनाव का भारत में संघात्मक तनाव का एक आयाम राज्यों के बीच क्षेत्र और सीमा संबंधी विवाद हैं। हाल के वर्षों में बेलगांव को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र के बीच में विवाद उभरा है। देखिए विवाद क्या है, बेलगांव में मराठी भाषी लोग रहते हैं, तकरीबन 23% के लोग, 23% जो जनसंख्या बेलगांव की मराठियों की है। तो महाराष्ट्र जो है वो उस इलाके को इस आधार पर मानता है। ठीक है, लेकिन मुद्दा यह कि वहां पर कन्नड़ भाषी भी है, एक बात तो यह है। और कर्नाटक जो है इतना ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि उसको लेकर पजेसिव है, उसने बेलगांव में अपनी एक विधानसभा बना दी है। ये बात शायद आपको पता नहीं होगी। जैसे इजराइल ने क्या किया कि जिन चीज जमीनों पर कब्जा किया, तो इजराइल ने क्या किया, वहां ले जाकर लोगों को बसा दिया, और कोई बहुत बड़ा क्या है वहां पर ऑफिस बना दिया। तो कर्नाटक के नेताओं ने क्या किया कि बेंगलुरु में उनकी विधानसभा है, लेकिन शीतकालीन सत्र के लिए एक और विधानसभा बना दी, पूरा वहां सत्र हर साल क्या चलाते हैं। और जब महाराष्ट्र वाले जब उस सत्र सुनते हैं, तो उनका एक चम्मच खून जल जाता है तुरंत। ये मामला इतना पेचीदा हो गया था कि अभी क्या है, नारेबाजी, जुमलेबाजी, ये सब क्या हुई। ये तो संयोग अच्छा है कि दोनों प्रांतों में बीजेपी सत्ताधारी राजनीतिक दल का हिस्सा है। एक जगह तो सीधे पावर में, दूसरी जगह क्या है, शिवसेना के जो बागी हैं उनके साथ। तो बेलगांव का विवाद क्या है, ये और मामला कोर्ट में भी है। बेलगांव पर दोनों क्या है, हक क्या है, जताते हैं। फिर अभी कुछ दिनों पहले आसाम और मिजोरम जो है, आसाम और मिजोरम में क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है मामला आया। तो लिखिए यहां पर कि इसी प्रकार आसाम अरुणाचल प्रदेश, आसाम मिजोरम कॉमा दीजिए, आसाम अरुणाचल प्रदेश, आसाम नागालैंड, आसाम मेघालय और चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है। पंजाब और हरियाणा के बीच में क्या है, विवाद है। फिर लिखिए अंतरराज्यीय नदी जल विवाद,
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है, देखिए हम लोगों के कई स्टूडेंट जो है, एक सच्चाई बता देता हूं, हम लोगों के कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो क्या है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में एकेडमिक काम भी करते हैं, मेंस भी लिख रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। तो एक खतरा ये भी रहा है दिल्ली में कि जो हम लोगों ने अच्छी अच्छी क्लासेस पढ़ाई, नोट्स या लेक्चर्स प्रोवाइड किए, तो वो क्या करते हैं कि जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो अपने परफॉर्मेंस को अच्छा सुधारने के लिए क्या करते हैं कि अच्छे टीचर्स के जो रिसर्च वाले क्लास नोट्स होते हैं ना, उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड कर देते हैं। और दिल्ली के जितने मानक संस्थान हैं, तो उसमें कई टीचर्स का नुकसान हुआ है। नुकसान क्या है कि जैसे ये तो हम अपने बच्चों को अपने क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसका क्या कमर्शियल यूज ऑल लेवल पर कर दिया। हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या क्लासरूम प्रोग्राम में ही क्या लिमिट कर रहे हैं। अब जैसे ये लिस्ट है, ये पहले मैं ही पढ़ाता था, बाकी जो अब ये लिस्ट क्या है, ये चली गई, लेकिन कोई बात नहीं। देखो दूध से क्या है, दही बनती है, दूध से छेना बनता है, छेने से दूध नहीं बनता। इसलिए पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो चेंज होता रहता है। लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें टीचर्स को डर लगता है कि यार इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, और मैंने पढ़ा दिया, अगर ये नकल हो गया, जैसे ऑनलाइन में कई टीचर्स इसलिए नहीं आए। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को देखकर मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि पहले इस टॉपिक को कोई भी ऐसे पॉलिटी का टीचर नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी वाले पढ़ाते थे। ज्योग्राफी में क्या आता था, यहाँ पर पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों की समझ में किस नदी पर कौन कौन से राज्य का विवाद है ये पता होना चाहिए, तभी तो हम इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल्स को समझ पाएंगे। तो ये अच्छी लिस्ट है, अब हम लोग इसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो रावी और ब्यास के पानी पर किस पर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तो नोट करते हुए चलना है। एक तरफ लिखिए नदियां और दूसरी तरफ लिखिए राज्यों के बीच विवाद। नदियां, नदियां, और दूसरा लिखिए राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, अब नदियों के नीचे लिखिए पहला रावी और ब्यास। अच्छा, अब इससे कैसे, पंजाब 5 नदियों का दोआब है, और 5 नदी में 2 हमारे छोटे भाई, 3 छोटे भाई के पास चला गया और 2 हम लोग के पास आया। 2 का पानी हम यूज करेंगे। सिंधु जल समझौते को लेकर अभी क्या विवाद हुआ था, तो सिंधु का पानी को यूज करेंगे, लेकिन हम यहां पर रावी और ब्यास का हम करेंगे। और रावी ब्यास कहां कहां पर, हरी पंजाब और राजस्थान कैसे इसमें आ गया। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात को तो समझना है। जैसे गंगा जो बह रही है, तो गंगा का जो रिवर बेड है, उसके अलावा गंगा का कैचमेंट एरिया है। गंगा जिन स्टेट्स में बह रही, केवल उन्हीं स्टेट्स को ही उसका फायदा नहीं मिल रहा है, उसका कैचमेंट एरिया दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। जैसे यमुना है, तो यमुना इलाहाबाद या प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है, लेकिन वो जब उधर मध्य प्रदेश या कुछ इलाकों में जब थोड़ी जाती है, तो उधर के भी तो बाढ़ के पानी को लेकर आती है, वो भी तो उनका कैचमेंट एरिया है। तो जिधर के बाढ़ के पानी को लेकर आएगी, उधर उसको फायदा भी तो मिलना चाहिए। इसलिए नदियों का कैचमेंट एरिया देखा जाता है। इसलिए कभी भी नदी में ये कॉन्सेप्ट मत लगाना कि जितने राज्यों में बह रही है पानी को लेकर विवाद, तो उतने राज्यों में होगा। नदी के पानी को लेकर विवाद जो है, वो पड़ोसी राज्य के साथ भी क्या हो सकता है, भले वो नदी वहां पर नहीं बह रही हो। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट है। आपने लिखा पंजाब हरियाणा राजस्थान लिख लिया, दूसरा देखिए, दूसरा लिखिए पंजाब हरियाणा राजस्थान। ठीक है, दूसरा लिखिए नर्मदा, नर्मदा। मध्य प्रदेश उसके सामने लिखिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। अच्छा देखिए, कृष्णा और कावेरी पर तो आजादी के बाद से विवाद चल रहा है। अच्छा, ये इतने झगड़ालू राज्य हैं, कोई बात ही नहीं सुनते। अगर तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत के राज्य जब झगड़ा शुरू करते हैं, तो सास बहू का झगड़ा भी इनके सामने कुछ नहीं। पानी के लिए कर्नाटक बेंगलुरु में दंगे हुए, पूरा शहर 2-3 दिन तक बंद रहा। अच्छा, कावेरी पट्टनम आप पढ़ते हैं इतिहास में, तो पूरी समृद्धि इनकी क्या है, नदी पर थी। भाई कुछ ऐसे इलाके जहां पर नदियां, वहां पर चावल खूब होता है। चावल जो है वो क्या है, पानी वाली फसल है। अच्छा, चावल वाले जो लोग हैं वो बहुत दिमाग लगाते हैं, दिमाग होता है इसलिए लगाते हैं, ये बात है। गेहूं वाले जो लोग हैं, जैसे हम लोग उधर बोल देते हैं यार तुम लोग क्या गेहूं खाओगे, तुम तो रोटी खाओगे ना। कारण उसका नंबर 1 कि रोटी गेहूं ही पैदा होता है। दूसरी बात है कि चावल खाने के लिए भी दिमाग चाहिए, और चावल वाला आदमी भी क्या दिमाग। तो ये भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप बंगाल की तरफ बढ़ते जाएंगे, चावल की खेती बढ़ती जाएगी। मच्छी भात प्रिय व्यंजन है, आमी हिलसा माछ खाबो, पूरा एकदम क्या है, प्रिय व्यंजन है। ठीक है ना। जैसे क्या उधर के लोग कहेंगे क्या करने जा रहे हो, कहेंगे रोटी खाने जा रहा हूं। ठीक है, इधर के लोग क्या है, भात खाबो। तो भात जो है ये, तो ये जो नदियां हैं, इन नदियों से ही संस्कृति और सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्त होने का एक कारण प्राकृतिक भी माना जाता है, और वो कारण क्या है, नदी का रास्ता बदलना है, विलुप्त होना है। तो यहां पर बहुत सारे राज्यों की समृद्धि जुड़ी हुई। ये जो दोनों मामले हैं, ये दोनों मामले बहुत पेचीदा मामले हैं। अब इसमें क्या किया गया, क्या नया हुआ है, इस बात को समझेंगे। तो लिखिए यहां पर कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, मम्मी कृष्णा केवल। और कृष्णा नदी के सामने लिखिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है, एक नदी है वंशधारा, ये नया विवाद है, मतलब 2-3 साल पहले उभरा है। तो लिखिए यहां पर वंशधारा, वंशधारा हिंदी में लिखेंगे वंशधारा, इंग्लिश में इसको यम लिखते हैं, वंशधारा। ऐसे लिखना है वंशधारा। ठीक है, वंशधारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कावेरी के सामने लिखिए कावेरी, कावेरी के सामने लिखिए केरला कर्नाटका, केरल कर्नाटक तमिलनाडु पुडुचेरी। गोदावरी, गोदावरी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा।
फिर नेक्स्ट है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, नया विवाद है ये। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा। अगला है महादेई। महादेई नदी का विवाद है। यह गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। और फिर ये भी नया विवाद है, पेरियार। पेरियार एक नदी का नाम है जो तमिलनाडु और केरला के बीच। पेरियार, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चों कॉन्सेप्ट समझना है, नोट कर लिया सब लोगों ने? नोटेड? पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पर बच्चों कुछ यहां कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना है। देखिए, भारत का संविधान जब आप पढ़ते हैं तो अगर सास बहू के बीच में झगड़ा हो तो ये झगड़ा लोअर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? सीधे हाई कोर्ट में लेकर जाओगे? फैमिली कोर्ट क्या होगा? पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सास बहू का झगड़ा ये हुआ, सास बहू उदाहरण लिया, भाई भाई के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक है, मतलब अगर लोगों के बीच विवाद होगा तो ये है। अगर मूल अधिकार का हनन होगा तो लोअर कोर्ट का पत्ता कट जाएगा, या तो हाई कोर्ट जाओ 226 के सहारे, या फिर क्या है सुप्रीम कोर्ट जाओ, या फिर गाना गाओ कि हम तो थे जिसके सहारे वे हुए ना हमारे। नहीं जा रहे तो नेशनल ह्यूमन राइट्स में भी जा सकते हैं अगर मानव अधिकार का हनन होगा। जैसे आर्टिकल 21 के मामले में यहां पर भी जा सकते हैं, यहां पर अलग मामला होगा। जैसे एक बिजली विभाग में काम करने वाला कर्मचारी, एडहॉक एम्प्लॉई, बरसात के समय में वो बिजली विभाग का काम कर रहा था और किसी ने बिजली चालू कर दी, उसकी मौत हो गई, तो उसके परिवार वाले लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले गए। और ये मामला था मऊ, उत्तर प्रदेश का मामला था। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जब गए तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मऊ जिले के कलेक्टर को, डीएम को और एसपी को क्या है नोटिस जारी किया कि इस पर स्थिति स्पष्ट करिए। डीएम और एसपी ने बिजली विभाग से पूछा तो बिजली विभाग ने कहा कि वह हमारे यहाँ एडहॉक एम्प्लॉई था और हम उसको काम पर जब जरूरत पड़ती थी बुला लेते थे, वो हमारे यहाँ कोई स्थायी कर्मचारी नहीं था, इसलिए हम उसको किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति वगैरह क्या नहीं देंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऑर्डर दिया कि जब वो पिछले 5-7 साल 10 साल से आपके यहाँ आ रहा था तो उसको जो है उसके परिवार को इसमें क्या मदद कह दिया जाए। इससे फायदा क्या हुआ? जो फंडामेंटल राइट्स का हनन है, यहां पर पहले हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, बढ़िया वकील क्या करते, फिर दामिनी फिल्म चलती, तारीख पर तारीख होती, सुनवाई पर सुनवाई होती, तारीख होती, सुनवाई पर सुनवाई होगी, ये होगा। 2019 में कर्नाटक में राहुल गांधी ने बोला था, फैसला कब हुआ है? 23 आ गया। ये तब है जब मोदी जी के दूतों ने मैसेज दिया होगा कि जल्दी करो, 24 के पहले, इलेक्शन के पहले हो जाना चाहिए। देखो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये क्या है, ये जो है कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या यूज किया, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए ये मामला बहुत बड़ा बनता जा रहा है और चिंता वाली बात है कि हम लोग यहाँ पर अखबार पूरा जो है मिल नहीं पा रहा है, डिजिटल एडिशन पढ़ रहा है तो उसमें आंख पर बहुत जोर पड़ता है पढ़ने में, लेकिन ये मामला बड़ा बन रहा है। इस पर क्या है राजनीतिक विवाद या बहुत बड़ी चीजें क्या है खड़ी होने की संभावना। फंडामेंटल राइट्स के हनन में ये होगा। अगर राज्यों के बीच विवाद होगा तो क्या होगा, कहां जाएंगे? राज्यों के बीच विवाद होंगे कहां पर? हाई कोर्ट। कभी भी गलती से आज के बाद हाई कोर्ट का यच भी नहीं निकलना चाहिए। यही अंबेडकर के संविधान की क्या है खासियत है। राज्यों के बीच विवाद संघात्मक विवाद हो गया, और संघात्मक फेडरल कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, जिस हाई कोर्ट में जैसे मान लो कि बिहार और बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में विवाद हो गया, तो अगर पट्टा हाई कोर्ट सुनेगा तो बंगाल कहेगा कि दीदी कहेगी ना 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 चलबे ना, खेला हो जाबे नो। इसलिए यहां पर क्या आप ये देखेंगे कि राज्यों के बीच विवाद कहां पर जाता है? सुप्रीम कोर्ट। राज्यों के बीच जमीन का विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राज्यों के बीच पानी का विवाद कहां जाएगा? अब यहीं पर एक पेच है, ये जाएगा ट्रिब्यूनल में। पहले पहले कहा जाएगा क्योंकि 262 में ये बात क्या कही गई। तो जब राज्यों के बीच सारे विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो पानी का विवाद ट्रिब्यूनल में क्यों जा रहा है? क्योंकि अंबेडकर साहब को ऐसा लगता था कि इससे तेजी से फैसला क्या हो सकेगा। और पॉलिटी प्रीलिम्स में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्या है, कॉमन चीज पूछी जाएगी। कॉमन चीज क्या पूछी जाएगी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आप कहेंगे 52 में होगा, ठीक है। फिर इसके तरह कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, अब आपने उछल कर कहा कि हम करेंगे हम करेंगे। जैसे छोटे में आपने नारा लगाया था कि देश की रक्षा कौन करेगा, यहां पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह है तो बहुत छोटा फैक्ट, लेकिन जब ये विकल्पों के बीच में सच जाता है ना, तो कई बार संदेह का कीड़ा वहां पर आ जाता है और कई लोग सवाल गलत करके चले जाते हैं। ये जो कॉमन क्वेश्चन है, ऑड क्वेश्चन, हमेशा ऑड क्वेश्चन जो पॉलिटी में होते हैं उससे सवाल पूछा जाता है, एक दो सवाल रहेगा। और ये क्या है, ऑड फैक्ट है कि जमीन का विवाद होगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जमीन का विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन अगर तमिलनाडु और इसके साथ ही कर्नाटक के बीच में पानी का विवाद होगा तो पहले कहां जाएगा? ट्रिब्यूनल जाएगा। ये है, और ये किसमें 262 में है, इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल। यहां तक बात समझ में आ गई? 2019 से पहले जितने विवाद उतने ट्रिब्यूनल। मोदी जी ने सोचा कि इसको भी सुधारते हैं, अब एक ट्रिब्यूनल बनेगा, सारे पानी के विवाद पर एक ट्रिब्यूनल है, और इसके साथ ही समय में उसको क्या है फैसला क्या है देना पड़ेगा। पहले ट्रिब्यूनल जो फैसले देता था तो फैसले के खिलाफ अपील लेकर कहां चले जाते थे? सुप्रीम कोर्ट। अब व्यवस्था रोक दी गई कि बंद करो ये सब अपील का जो नाटक है, वो नाटक क्या बंद। तो यहीं पर वो बात क्या लिखना, लिखिए आप जो मैंने समझाया लिखना है, लिखिए। राज्यों के बीच नदियों के पानी, राज्यों के बीच नदियों के पानी के विवाद का समाधान
सीधे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सीधे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता है। सीधे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 262 के अनुसार अब 262 को एक निगाह देखना है। अंतरराज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय संसद विधि द्वारा विवाद के लिए उपबंध कर सकेगी। और संसद ने 1956 में इस शक्ति का प्रयोग करके इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल का बनाया। तो अंबेडकर जी बिल्कुल क्लियर थे कि नदी के पानी का विवाद का समाधान संसद को देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को प्राइमरी तौर पर नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट अपीली अदालत के रूप में काम करेगा। वाटर ट्रिब्यूनल पर अगर कोई फैसला दिया गया उसके खिलाफ अपील करनी है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये बात आपको लिखना है। अनुच्छेद 262 के अनुसार अंतरराज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का, अंतरराज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन संसद कानून बनाकर कर सकेगी। संसद ने 1956 में, संसद ने 1956 में अंतरराज्यिक जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की। न्यायाधिकरण की स्थापना की। अच्छा, आपको अगर मेरे पढ़ाने के बाद पॉलिटी अपडेट करना होगा तो कहां से आप करेंगे? एक खजाना आपको बताकर जा रहा हूं, यह है prindia.org, पॉलिटी की बेस्ट साइट है, ठीक है ना? इससे बड़े बड़े लोग कंसल्ट करते हैं, हम लोग भी क्या है, यहां पर इसमें हिंदी में भी आ सकता है ये, ठीक है? श्रम कानूनों में सुधार देख रहे हो, ये आपके बहुत काम की साइट, वेबसाइट है, राज्यों के बजट का विश्लेषण। तो ये prindia.org है, ठीक है? अब इस वेबसाइट पर मान लो कि हमने यहां पर डाल दिया इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल पीआरएस और डाल दिया मैंने अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जो है ये डाल दिया, इसका अमेंडमेंट कब हुआ? तो ये जो है इसमें नई चीज क्या है, आ गया। हालांकि मुझे पता था कि ये नई चीज है। अभी क्या है कि 2022 में जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस क्या आया, ठीक है? तो अब इसमें कुछ परिवर्तन क्या किए गए, जो परिवर्तन है ये परिवर्तन क्या किए गए, और इसके साथ ही 2019 में भी चेंज किया गया। 2019 में क्या चेंज किया गया? समय सीमा कर दी गई, एक ही ट्रिब्यूनल होगा। ट्रिब्यूनल के पहले भी कुछ रास्ते बनाए गए जिससे जल विवाद का समाधान क्या है किया जा सके। तो लिखना है इसको, लिखिए 2019 में अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय नदी जल विवाद का न्यायाधिकरण से संबंधित, न्यायाधिकरण से संबंधित कानून का संशोधन किया गया। कानून का संशोधन क्या है किया गया? अलग अलग न्याय अधिकरणों को बनाए जाने के बजाय अलग अलग न्याय अधिकरणों को बनाए जाने के बजाय एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया गया। ठीक है? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम 2019 में प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। अब ये मैंने पीआरएस की वेबसाइट से देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे सोर्सेज भी मिल जाएंगे। जैसे ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, तो हमारे लिए मेंस के कुछ चीजें इसमें काम की हैं। जैसे विवाद निवारण समिति क्या बनाई है, पीछे दिख रहा है, ये आवाज पैदा हो रहा है केवल, अब दिख रहा होगा, 200% कर दिया मैंने। विवाद निवारण समिति पहले नहीं था ये, मतलब ट्रिब्यूनल में जाने के पहले पहले कमेटी होगी, वहां पर मामला जाएगा। देखिए पहला पॉइंट, जल विवादों को ट्रिब्यूनल में भेजने से पहले, जल विवादों को ट्रिब्यूनल में भेजने से पहले
विवाद निवारण समिति के पास भेजा जाएगा। इस समिति का गठन केंद्र सरकार करती है। दूसरा लिखिए, यदि समिति के जरिए विवाद का हल नहीं निकलता है, यदि समिति के जरिए विवाद का हल नहीं निकलता है, तो इसे ट्रिब्यूनल में एक अलग शाखा बनाकर उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, 3 वर्ष के भीतर ट्रिब्यूनल को जल विवाद का समाधान करना होगा। जल विवाद का समाधान करना होगा। नेक्स्ट लिखिए, ट्रिब्यूनल के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के समान माना जाएगा। ट्रिब्यूनल का जो निर्णय है उसे सर्वोच्च न्यायालय के समान माना जाएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज है कि डेटा बैंक बनाया जाएगा, क्योंकि नदी के पानी का बंटवारा करने के लिए हमें ये तो जानना पड़ेगा कितना क्यूसेक पानी पूरा नदी में है, नदी का पानी कितना सिंचाई के लिए होगा, कितना पीने के लिए होगा, ये सब है। और नदियां जो हैं, जैसे उत्तर की नदियां तो सदा नीला नदियां हैं, वो तो बर्फ पिघलने से पानी आता है उसमें, हालांकि बर्फ भी इतना ज्यादा पिघल जाएगी कि भविष्य में बाढ़ आएगी। 2050 तक मुंबई के कई आइलैंड जो हैं वो डूब जाएंगे। ठीक है, और ये बात थोड़ी सी जो है कठिन या थोड़ी सी दुख पैदा करने वाली लगेगी कि नदियों के किनारे के जो शहर हैं उनके भी जो निचले इलाके हैं वो भी क्या है, डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। तो संकट पटना पर भी है। ठीक है, अच्छा, इंसान ने क्या किया कि सब कब्जा कर लिया, जितना डूब क्षेत्र था उसी में विकास हुआ है ज्यादातर, नए इलाकों का पूरा। शीला दीक्षित जो थी वो जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो यमुना के किनारे की जितनी जमीन थी सब पे सड़क बनवा दिया उन्होंने। ठीक है, एनजीटी हमारे यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्री जो थे उन्होंने क्या है कि दिल्ली में कार्यक्रम किया था, उन पर बहुत बड़ी पेनल्टी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट आजकल पर्यावरण को लेकर बड़ा ही सचेत है। नोएडा की 2 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने जब तक बारूद से उड़वा नहीं लिया तब तक वो चैन से नहीं। केरल में जो कोस्टल रिवर जोन है उसको वायलेट करके समुद्र के बिल्कुल क्या है किनारे 2 बिल्डिंग खड़ी की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी उड़वा दिया। उड़ाओ इसको। नोएडा की जो स्टोरी है उसमें पर्यावरण का मुद्दा भी है, क्योंकि जो हाई राइज बिल्डिंग थी उसके पीछे जो लोग रह रहे थे उनको जिंदगी में धूप ही नसीब नहीं हो रही थी। ऊंचे मकानों से मेरा घर गिर गया, मेरे हिस्से का सूरज खा गए। जावेद अख्तर साहब की 2 लाइनें अर्ज किया मैंने, इसको हल्के फुल्के मत लेना। अगर मान लिया आपके घर के सामने एक ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो जाए और दिसंबर जनवरी की ठंड में भी आपको सूर्य की रोशनी ना मिले तो फिर आप क्या है, फिर आप कंक्रीटों के शहर में रह रहे हैं। फिर आप ये गाना गाते हुए फिरेंगे कि आंखों में जलन दिल में बियाबान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो ये पर्यावरण और शहरीकरण की क्या चुनौतियां हैं। पर्यावरण अब बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, ये सब क्या है घट रहे हैं, और हमारी जो आबादी है इतना तेजी से बढ़ रही है। एक तो 135 करोड़ नरमुंडों का देश है ये, इनको खाना खिलाना है, पिलाना है, फूड सिक्योरिटी ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो हालत है, तो अब कितना छोटा सा देश है, रोटी तक नहीं है नसीब वहां। तो अब क्या पर्यावरण के परिवर्तन से खेती पर जो असर आ रहा है और नदियों के पूरे रिवर सिस्टम पर जो असर आया है, उससे आगे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे लोगों के जीवन को कैसे सुरक्षित किया जाए। और मैं ये बात बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं, 2023 में बोल रहा हूं, 15 साल बाद लोग शहर छोड़कर गांव भागेंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। एक तो शहर के लोग बीमार होना ज्यादा, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है, दूसरी बात है कि फूड सिक्योरिटी के मसले खड़े हो जाएंगे। जो फूड सिक्योरिटी है ये है, तो ये तनाव में, इसमें केंद्र राज्य के संबंध और तनाव में आएंगे। ये मैंने आपको यहां पर बता दिया, इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो बता दिया। यहां तक बीपीएससी या यूपीएससी कोई भी एग्जाम यहां तक वो जा सकते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना है, अगर समस्या कहीं पर है तो उसका समाधान भी पूछा जा सकता है। तो आपको समाधान में 2-3-4 पॉइंट अपने दिमाग में जरूर रखने हैं कि समाधान इसका क्या होगा। इस तरह से तनाव वाला जो तनावपूर्ण टॉपिक था वो खत्म हो गया। ठीक है, ज्यादा तनाव देने वाला टॉपिक था। अब इसके साथ ही अच्छा ये भी है कि जो क्वेश्चंस को नहीं देखेगा वो बीपीएससी की तैयारी में कितना किसी टॉपिक पे जाना है उसको आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि बीपीएससी ने अगर प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट के संदर्भ में ये बातें क्या है अगर पूछी हैं तो उन बातों को क्या है यहां पर ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन को क्या है देख लेते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तनाव वाला हो गया। एक इसमें टैग लगा हुआ है, संघीय सरकार तथा बिहार के मध्य संबंधों का क्या है वर्णन कीजिए। तो ये बिहार के मध्य संबंधों का वर्णन जो है, तो एक समय क्या था कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र और बिहार के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था। ये मनमुटाव भर गया जब केंद्र और बिहार दोनों में क्या है बीजेपी के साथ क्या है जेडीयू का गठबंधन हो गया। अब यहां पर आगे क्या हो सकता है,
तो मोस्टली ये हो सकता है कि राज्यपाल को लेकर कोई डिस्प्यूट क्या है अराइज हो जाए। तो जो राज्यपाल को लेकर मामला है उसको यहां पर हम जोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगला है कि एक और सवाल है जिसको मैंने डिस्कस कर दिया है, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की तरफ उन्मुख है, व्याख्या कीजिए, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। अब जो इसमें बचे हुए टॉपिक हैं वो सेंटर स्टेट में मैं 3 डायमेंशन बताऊंगा, ठीक है। वो डायमेंशन होगा विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक संबंध, तो वहां पर जो बाकी क्वेश्चन से क्या हो जाएंगे। अब मैं सिस्टम का दूसरा सवाल ले रहा हूं, दूसरे प्रकार का सवाल ले रहा हूं, और वो सवाल है बच्चों यहां पर, ये जो सवाल है, ये सवाल है संसदीय प्रणाली से। तो हेडिंग दीजिए आप, संसदीय प्रणाली। हाँ। नहीं, अभी तक 3 साल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब अधिनियम बन जाता है तो अधिसूचित करने से 3 साल लेते हैं, तो अधिसूचित नहीं किया जा सका क्योंकि कोरोना आ गया। देखिए, कोई कानून बनना ही काफी नहीं होता, कानून के नोटिफिकेशन से वो कानून क्या होता है, लागू होता है। तो इसके बाद जस्ट बाद क्या आ गया, कोरोना आ गया, तो इसको क्या है, अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो इसको लेकर अभी भी क्या है, समस्या क्या है, उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप एक नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इस संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली। ठीक, इसमें पहला प्रश्न है, अब इसमें जितने टाइप के प्रश्न है वो करवा रहा हूं, और उसके बाद जितने और संभावित पूछे जा सकते हैं उन पर करेंगे। ठीक है, ये नहीं सोचना कि प्रश्न रिपीट नहीं होगा, ये प्रश्न भाषा बदलकर, जैसे आत्मा शरीर बदलकर आती रहती है, वैसे ही प्रश्न क्या आएंगे। तो आप प्रश्न लिखेंगे, संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ है। प्रश्न है, प्रश्न है संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ है। क्या भारतीय संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर प्रभुत्व संपन्न या दोनों समझते हैं। क्या भारतीय संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर प्रभुत्व संपन्न दोनों समझते हैं। दोनों समझते हैं। आप अपने विचार दीजिए। अब ये नहीं लिखना कि क्या विचार दूं, कोई विचार ही नहीं है इसमें, आप अपने विचार दीजिए। ये 40th बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया, ठीक है। ये सवाल जो है, इस सवाल की आत्मा अगर शरीर बदलेगी तो कैसा सवाल बनेगा। संसद की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए, तो ये लिख लीजिए अथवा में, संसद की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। और क्या सवाल बनेगा। यह प्रश्न अगर, इस प्रश्न की आत्मा अगर फिर जन्म लेगी तो जन्म लेने में आएगा कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भारत की संसदीय प्रणाली किस प्रकार भिन्न है। भारत की संसदीय प्रणाली किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। अगर बीपीएससी पॉलिटी में टॉप करना है, मतलब खूब अच्छे नंबर लेने हैं, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल क्या है, एकदम क्या है, जैसे क्या है पानी पीते हैं ना, वैसे पी जाओ। एनसीईआरटी कक्षा 11 वाली अभी कुछ बच्चों के पास दिख रही थी, है ना। उसमें जब संसद आप पढ़ेंगे तो संसद के कामकाज दिया गया है, वो इतना अच्छा दिया गया है कि सुभाष कश्यप सर ने जो हमारी संसद किताब लिखी है उससे भी ज्यादा अच्छा क्या है वो दिया गया है। संसद के कामकाज पर बीपीएससी ने सवाल पूछा। अच्छा, बीपीएससी भी असाधारण सवाल साधारण तरीके से पूछता है। बीपीएससी को आप हल्के मत लीजिएगा, स्टेट एग्जाम है, लेकिन इसके तेवर आईएएस से कम नहीं है। उसके तेवर बिल्कुल आईएएस वाले हैं। जैसे क्या होता है कि कोई राजा बना नहीं होता है, लेकिन उसमें एटीट्यूड राजा वाला ही होता है। तो वो एटीट्यूड भी क्या है, जैसे अब बीपीएससी ने जैसे कई बार बच्चे कहते क्या ये सर सवाल रिपीट करेगा, तो मेरे पास जो यहां पर ये है कि भारतीय संसद, देखिए वही सवाल है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। जो 40वीं बीपीएससी का सवाल था उसने 65वीं बीपीएससी में फिर से पुनर्जन्म ले लिया, वही सवाल है। लिखिए यहां पर इस सवाल को भी, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न, गैर भारतीय संसद एक गैर 65वीं बीपीएससी में कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्या लिखेंगे कि महोदय मैं इस कथन की समीक्षा करने में असमर्थ हूं, मैं केवल एक लाइन में इसका उत्तर लिखूंगा कि महोदय दिए गए प्रश्न में लाइनें गलत हैं या सही हैं। ये क्लियर तो होना चाहिए, वही सेम क्वेश्चन है। फिर बीपीएससी ने कहा कि बच्चों को और भी चौंका देते हैं, और बीपीएससी ने फिर एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा, ये सवाल आला दर्जे का सवाल था, मतलब एकदम गोविंदा आला वाला सवाल था कि भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावी मंच है। क्या सवाल पूछा, भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावी मंच है। अगर मैं कहूं कि इसका एनसीईआरटी से उत्तर लिखो तो लिख लोगे। अब आज बताऊंगा कि बीपीएससी के सवाल एनसीईआरटी से कैसे हल होंगे। एनसीईआरटी लेगी, मैं बताता हूं इस सवाल का उत्तर कहां पर है। हाँ ठीक है,
इंग्लिश वाली एनसीईआरटी से भी काम चल जाएगा। देखो ये जो चैप्टर है बच्चों, लेजिस्लेचर, हिंदी वाली भी है। हिंदी के बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए अंग्रेजी के बच्चों को अल्पमत में अल्पसंख्यक होने के कारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का ध्यान रखना पड़ेगा ना। पीछे दे दीजिए। ये है चैप्टर विधायिका। विधायिका चैप्टर है ना, तो विधायिका चैप्टर में है कि संसद का कामकाज क्या है। ठीक है, ये देखो, आप कहोगे कि बस ऐसे बताया गया संसद क्या करती है। आप सोचेंगे कि हाँ बता दिया होगा, मैं तो बहुत ऊंचा किताब पढ़ने वाला आदमी हूं, मैं कक्षा 12 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा। जब इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें आएगा कि संसद कानून कैसे बनाती है, संसद को कैसे क्या। अब यहां से आईएएस प्री के सवाल आए, संसदीय नियंत्रण के तरीके, मतलब यहां से एकदम क्वेश्चन उठा लिया और हाईली कॉन्सेप्चुअल क्या है क्वेश्चन क्या उठाया, संसदीय समितियां कैसे क्या काम करती हैं। और इसी को जब आप पढ़ेंगे तो बीच में बताया गया है कि संसद जो है वो क्या बहस का मंच है। और आपसे क्या पूछा है, प्रभावी राष्ट्रीय एकीकरण का क्या है, बहस का मंच है। बहस किस किस मुद्दे पर होगी, बहस इस मुद्दे पर होगी कि कश्मीर को हम कैसे भारत के साथ जोड़ें, 370 को हटाएं या रखें। हुई थी कि नहीं बहस, कहां बहस हुई थी, संसद में बहस हुई थी। बहस अमृतपाल और खालिस्तान पर होगी कि क्या सरकार, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार उस पर क्या कदम उठा रही है। तो संसद में अनेक विषयों पर बहस होती है, लेकिन संसद में जो राष्ट्रीय एकीकरण के मुद्दे होते हैं वो बहस प्रमुख तौर पर केवल संसद में ही क्या है हो सकती है। राज्य विधानसभा में बहस होगी लेकिन वो राज्य से संबंधित मुद्दों से होगी। जैसे बिहार विधानसभा में बहस होगी, लेकिन 370 की बहस को एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको इन किताबों से अच्छा। और ये भी बात है कि जो यहां पर जो दिया गया है वो दूसरी किताबों में क्या नहीं है। लेकिन पहले इस तीसरे प्रश्न पर आने के पहले संसद से 2 सवाल बीपीएससी ने पूछे हैं अब तक। ठीक है, दोनों सवाल अच्छे पूछे हैं, तो उन दोनों सवालों के साथ और सारे सवाल करेंगे। इस पर 7-8 सवाल होंगे संसद वाले चैप्टर से, क्योंकि कोई देखो एक और फार्मूला है कि जो चैप्टर पढ़ें उस पर जितने ज्यादा सवाल पूछे जाएं, जितने सवाल बन सकते हैं सब तैयार करें। अदरवाइज ये 2-3 प्रश्न पढ़ना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा अगर सवाल यहां से नहीं बन पाए। तो यहां पर संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ है, भारतीय संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर प्रभुत्व संपन्न दोनों समझते हैं, आप विचार दीजिए। इस प्रश्न को हल करने में बच्चों सबसे पहले क्या है, मैं आपसे यह डिस्कशन करूंगा कि भारत में संसद क्या है। ठीक है, संसद क्या है, मतलब इसका उत्तर प्रारूप क्या होगा इस प्रश्न का। तो सबसे पहले बहुत बेसिक चीज कि संसद कहते किसको है, संसद क्या होती है। दूसरा कि संसदीय संप्रभुता क्या होती है, जो संसदीय संप्रभुता है वह क्या होती है, और संसदीय संप्रभुता और संविधान की संप्रभुता में दरअसल क्या क्या फर्क है। तो संसदीय संप्रभुता को प्रश्न में दिया गया है, उसको देखेंगे। और इसके साथ ही क्या है, जो संवैधानिक जो संप्रभुता है उस संवैधानिक संप्रभुता के विचार को देखेंगे। यहीं पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि भारत और ब्रिटेन की जो प्रणाली है इसके बीच में अंतर करेंगे। ठीक है, और भारत में संसद की जो संवैधानिक स्थिति है उस संवैधानिक स्थिति को क्या है देखेंगे। संवैधानिक स्थिति क्या है कि भारत की जो संसद है, भारत की जो संसद है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्या भारत की संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है, नहीं। भारत के संविधान में विधायी शक्तियों का विभाजन करके भारत की संसद में क्या है, संघवाद की स्थापना की गई है, या भारत में संघवाद को अपनाया गया है, शक्तियों का क्या है विभाजन है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यहां पर यह है कि भारत में क्या है, संविधान को संप्रभु बनाया गया है, संविधान संप्रभु है। ठीक है, तीसरा कारण यहां पर यह है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान संसद की शक्तियों को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, भारत की संसद के पास संविधान संशोधन की भी शक्तियां सीमित हैं, और भारत की संसद जो है अंतरराष्ट्रीय जो जनमत है इस जनमत के सामने क्या है उससे भी प्रभावित होती है। ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत की संसद सर्वोच्च संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। तो उत्तर में क्या आएगा कि भारत की संसद जो है वो गैर संप्रभु, कंक्लूजन क्या होगा, भारत की संसद गैर संप्रभु एक विधि निर्मात्री संस्था है, ये कंक्लूजन आएगा। ठीक है, इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो 40 से 65वीं बीपीएससी में सीधे पहुंच जाएंगे। ये नहीं मतलब यहां पर कि एक और प्रश्न ये है जिसमें ये कहा गया है कि वो संप्रभु है कि गैर संप्रभु है। इसका मतलब हमें ये भी तो पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा कि संसद संप्रभु है या नहीं है। फिर हमारे गैर संप्रभु है, तो गैर संप्रभु क्यों है, यहां पर नहीं है वो संप्रभु, क्यों नहीं है, ये रीजन है। ठीक है, अगर आपसे कक्षा 6 का विद्यार्थी एक पूछे कि भैया या दीदी आप तो बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, जरा मुझे संसद सरल भाषा में बता दीजिए कि संसद किस जानवर का नाम है, ये संसद किसको कहते हैं, संसद से आप क्या समझते हैं। दुनिया ने जो समझा तो समझा, वो तो समझ कर चलेगा इस दुनिया से। हाँ बताइए, कक्षा 6 का विद्यार्थी इस बात को समझ पाएगा। संसद का मेन काम क्या है,
कानून बनाना या मोदी जी को कंट्रोल करना? नहीं, अब इसका फैसला आज हो जाएगा यहीं, ये फैसला होकर रहेगा। आपको दो ऑप्शन में दे रहा हूं, संसद का मेन काम क्या है? कानून बनाना है या मोदी जी को कंट्रोल करना है? दोनों मेन काम है, पक्का? क्या दोनों काम अलग अलग है? मोदी जी जब कानून बनाने के लिए आएगी तो संसद कह सकती है कि हम इसको ऐसे पास नहीं होने देंगे। भाई लोकसभा में उनके पास बहुमत है तो बीजेपी वाले मिलकर हाँ ओ हल्ला हाय हाय जिंदाबाद करते हुए करवा लेंगे, लेकिन राज्यसभा में तो दीदी है वहां पर, और दीदी बोलेगी खेला हो गए, आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम इसको पास नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको मेरे सपोर्ट की क्या है जरूरत है, एंड यू डोंट हैव मेजॉरिटी इन द राज्यसभा। ठीक है, यहां पर इस रूप में कंट्रोल करते हैं ना संसद जो है, वह क्या है इस रूप में क्या कंट्रोल करती है। फिर इसके साथ ही बच्चों आप थोड़ा बहुत बेसिक सवाल को समझें। गवर्नमेंट आप पढ़ते हैं, सरकार पढ़ते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल वर्मा ने सरकार नाम से फिल्म क्यों बनाई? सरकार फिल्म का नाम कैसे हो सकता है? इस बात पर कभी आपने गौर किया? लोग कई बार जब दूसरे का अमूल मक्खन लेकर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं तो कहते हैं कि अरे मेरी सरकार, अरे मेरे जहांपना, अरे मेरे मालिक, अरे मेरे भगवान। सरकार मतलब जो कंट्रोल करे। सरकार की अंग्रेजी क्या होती है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट मतलब जो गवर्न करे। गवर्नर जनरल अंग्रेजों ने कहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न करता है बैंकों को। इसलिए घर में अगर सासू मां गवर्न कर रही हैं तो गवर्नमेंट किसकी है? सासू मां की है। और घर में अगर पिताजी गवर्न कर रहे हैं तो गवर्नमेंट किसकी है? पिताजी की हो जाएगी। देखो अलग अलग घर में अलग अलग लोगों की गवर्नमेंट होती है। केवल कुछ ही घर ऐसे होते हैं जहां गवर्नमेंट मंत्रिमंडल वाली चलती है कि सासू मां भी हैं, पापा जी भी हैं, भाई लोग भी हैं, सब क्या मिलजुल कर फैसले क्या ले रहे हैं। मोदी जी बहुत शक्तिशाली सासू मां के रूप में सामने आए हैं, क्योंकि पूरा घर ही कंट्रोल कर लिया है। उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा है कि नहीं है? इसलिए यह भी बात है कि जो गवर्न करे वो गवर्नमेंट है, और गवर्न करने का मतलब क्या? कंट्रोल। तो सरकार को कौन कंट्रोल करेगा? यहां पर यह सबसे बड़ी बात है कि कार्यपालिका के स्वरूप के आधार पर सरकारें दो प्रकार की होती हैं। एक सरकार ऐसी होती है जिसमें सामूहिक कार्यपालिका बनती है, सामूहिक कार्यपालिका, और एक दूसरी सरकार ऐसी होती है जिसमें एकल कार्यपालिका बनती है। और आपके चेहरे से लग रहा है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पहली क्लास में मैंने यही बताया था, आप सभी के चेहरे बता रहे हैं कि जैसे मैं कोई नई चीज पढ़ा रहा हूं। संसदीय अध्यक्ष बताया था ना, तो संसदीय अध्यक्ष में यही कि सरकार में एक समूह होगा। मंत्रिपरिषद क्या है? समूह है। ये नहीं कि अकेला ट्रंप की तरह या बाइडेन की तरह अकेला आदमी। तो सामूहिक कार्यपालिका जहां पर होगी वहां पर उत्तरदायित्व भी क्या होगा? सामूहिक होगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं अकेले जिम्मेदार हूं, मैं अकेला बाहुबली, बाकी सारे मंत्री क्या है मेरे पीछे पीछे चलेंगे। किसी मंत्री का, जयशंकर जी को छोड़कर किसी मंत्री की याद हमें आती ही नहीं। आती है? आप लोगों को भी याद आई? गडकरी थोड़ा दिखते हैं काम के आधार पर, अमित शाह तभी दिखते हैं जब वो गुस्सा करते हैं, दिखते हैं, लेकिन यही बात है चेहरा बुझा हुआ है, लगता है कि फैसले क्या है कोई और कर रहा है। ठीक है, किरण रिजिजू भी झगड़ा करने में जब मोदी जी उनको कहते हैं कि थोड़ा सा कुछ बोल दो, तो ये आप देखेंगे। अब इसमें क्या है, जहां पर समूह को कंट्रोल करना है, समूह को काम करना है, वहां उत्तरदायित्व भी क्या होगा? समूह का होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा गया है कि हे विद्या एजुकेशन के बच्चों, मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगर रात को 12 बजे भी कोई जगाकर पूछे कि संसदीय प्रणाली का एक कोई आर्टिकल बताओ, तो यही आर्टिकल बताना है 75(3). मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में तो मोदी जी का गुणगान चल रहा है, जो वो चाहते हैं वो होती है। तो अब क्या हुआ? लोकसभा कंट्रोल नहीं कर पा रही है, राज्यसभा भी नहीं कर पा रही, दोनों मिलकर नहीं कर पा रहे हैं। इसी को कहते हैं संसदीय प्रणाली का पतन। और ये हर जगह हुआ, केवल इंडिया में ही नहीं, ये हर जगह हुआ। तो यहां पर ये क्या है? ये किसकी विशेषता है? ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। संसदीय प्रणाली में संसद क्या हुई? संसद बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि उसको सरकार को क्या करना था? कंट्रोल करना था। सासू मां के ऊपर भी एक कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन सासू मां निरंकुश हो गई, स्वेच्छाचारी हो गई एकदम, कि मैं कुछ नहीं, इस घर में मेरी चलेगी, कोई ऊपर वाला कुछ नहीं, सब मैं। यहां पर क्या है? तो यह संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम था। क्यों? क्योंकि नियंत्रण में भी कानून बनाने का काम है, तो संसद कहेगी कि हम नहीं पास होने देंगे इसको। संसद कितनी लाचार थी, कितनी बेचारी थी कि 3 कृषि कानूनों को उसके नहीं चाहने के बावजूद भी मोदी जी ने पास करवा लिया था कि नहीं करवा लिया। इसलिए यह संसदीय प्रणाली होगी। यहां पर क्या होगा? एकल कार्यपालिका है, एकल उत्तरदायित्व होगा। और एकल उत्तरदायित्व क्यों होगा? कि अगर राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनेगी तो राष्ट्रपति जनता के प्रति सीधे उत्तरदायी हो जाएगा। यहां पर क्या है कि कार्यपालिका सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यहां पर क्या है? संसद के प्रति उत्तरदायी। यहां उत्तरदायित्व तो जनता को एक संदर्भ में अप्रत्यक्ष होता है, यहां पर उत्तरदायित्व क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। यहां पर कार्यपालिका की विशेषता उत्तरदायित्व है, यहां पर कार्यपालिका की विशेषता स्थायित्व है। ये 5 साल 6 साल के लिए क्या है? आएगी। और मैंने कहा था कि अध्यक्षीय जो प्रणाली है इसमें स्थायी कार्यपालिका होती है, और जो संसदीय प्रणाली है इसमें क्या होती है? उत्तरदायी कार्यपालिका होती है। ये क्लियर हुआ? पीछे भी मैंने आपको बताया था। अब यहीं से संसद को समझते हैं। देखिए, कानून बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेचर में होता है। फिर इसको असेंबली क्यों कहते हैं? पार्लियामेंट क्यों कहते हैं? पार्लियामेंट का मतलब किसी का पार्ट है ये। असेंबली जहां लोग असेंबल हों, कानून बनाने के लिए लोग असेंबल होंगे। जैसे छोटे बच्चे भी जब स्कूल में जाते हैं तो कई बार स्कूल वाले कहते हैं कि सभी बच्चे स्कूल असेंबली में आए, वहां इकट्ठा होने की क्या वो जगह है। ये जो असेंबली नाम है, ये दरअसल क्या है? ये इकट्ठा होकर फैसले लेने के बारे में बताता है। लेकिन जो विधायिका नाम है वो विधान बनाने के बारे में बताता है, कानून बनाने के बारे में बताता है। भारत में विधायिकाएं 2 स्तर पर हैं, एक केंद्र के और दूसरा राज्य के। केंद्र की विधायिका को, केंद्र में कानून बनाने वाली एजेंसी को, संस्था को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं।
इसलिए कक्षा 6 का विद्यार्थी जब पूछेगा तो आप बुलाएंगे कि बेटा चिंटू जरा इधर आओ, और कानून बनाने का काम जो दिल्ली के स्तर पर होता है पूरे देश के लिए, वह उसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। भारत की संसद आर्टिकल 79 में बताई गई है। आर्टिकल 79 में संसद के भीतर कौन कौन शामिल होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यह है संसद किसे कहते हैं। तो लिखिए यहां पर, देखिए भारत में संघ स्तर की विधायिका को, संघ स्तर की विधायिका को संसद कहते हैं। संसद कहते हैं। अच्छा, संसद नाम क्यों दिया गया? संसद मतलब जिससे सनसनी पैदा हो। आज तक पर आप बैठे हैं और वो जो आता है कार्यक्रम वारदात, तो हमारे ऋग्वेद में कहा गया है समगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनासि जानताम, लेट टॉक टुगेदर, लेट मीट टुगेदर, लेट कम टुगेदर, लेट डिसाइड टुगेदर। जहां मिलजुल कर लोग बैठे और उनके निर्णय और मन और विचार क्या है एक हो, उस जगह को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। इसलिए इंडिया की जो ट्रेडिशन रही है, उस महाभारत में कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी इस असेंबली में इकट्ठा ना हो जिसके हृदय में सत्य बोलने का आग्रह ना हो। इसी तरह से मनुस्मृति में भी कहा गया है, या महाभारत में ये कहा गया है कि कोई ऐसी संसद, कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान अच्छा नहीं होता है जहां पर वृद्धों की उपस्थिति ना हो। इसलिए राज्यसभा क्या है? वरिष्ठ लोगों का सदन है। अभी भी हिंदुस्तान में किसी बारात में केवल अगर यूथ चले जाते हैं तो घराती जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, ये सब कांड न कर दे कोई। इसलिए लोग देखते हैं कि अच्छा यही है। टीचर भी जब बहुत जूनियर होता है तो बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमारी उम्र के, क्या पढ़ाएंगे। तो भाई सीनियरिटी का कुछ न कुछ क्या है। इसलिए आप देखेंगे कि संविधान में क्या है, लोकसभा में जाना है तो 25 साल, राज्यसभा में जाना है 30 साल, राष्ट्रपति बनना है 35 साल, ये किया गया है। तो ये संसद में आपने पहला पॉइंट लिखा। इस संसद क्या है? संघ स्तर पर विधायिका। अब यहां पर इसको देखिए, संघ के लिए एक संसद होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि बाबू मेरे बच्चे संसद तुम्हारे लिए है। संसद किसके लिए है? संघ के लिए है, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। जैसे घर में माता पिता बच्चे का नाम बदलते रहते हैं, प्यार से कोई भी नाम क्या रख देते हैं। यहां पर अंबेडकर ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, मैं कह के जा रहा हूं, राज्यसभा और लोकसभा होगा, बस दैट्स ऑल। ये नहीं कि आप चेंज कर लेंगे। तो लिखिए यहां पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। और जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है। अब इस आर्टिकल में कितनी बातें हैं? संसद हमेशा संघ के लिए होगी, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति यहां क्या कर रहा है? 52 में भी है, 53 में भी है, इधर भी आनंद ले रहा है। 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और 79 में है कि वो संसद का एक अंग है। इसी से हम लोग ये कॉन्सेप्ट निकालेंगे। क्या कॉन्सेप्ट निकालेंगे? कि भारत का राष्ट्रपति गंगा नदी पर बना हुआ पटना का क्या नाम है ब्रिज का? गांधी सेतु है। जैसे गांधी सेतु पटना के इस पार और उस पार को जोड़ता है, वैसे ही भारत का राष्ट्रपति भी क्या है? कार्यपालिका और विधायिका को क्या करता है? जोड़ता है। अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना हो तो कार्यपालिका और विधायिका को फेविकोल लेकर जोड़ेगा कौन? क्योंकि राष्ट्रपति को अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां। तो पूरा एग्जीक्यूटिव पावर यहां पर राष्ट्रपति को दे दिया गया। अगर कोई अकेले इस आर्टिकल को पढ़ ले तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा कि वाह राष्ट्रपति 52, राष्ट्रपति 53, 52 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक राष्ट्रपति 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 चल रहा है। तो लगेगा कि भारतीय संविधान के फिल्म का हीरो कौन है? फिर 72 आप पढ़ेंगे, उसकी न्यायिक शक्तियां समाधान की, वहां भी राष्ट्रपति। लेकिन जैसे ही आप 74 पढ़ेंगे, आपके अरमानों पर ठंडा पानी गिर जाएगा कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा, और बेचारा बस सलाह से कार्य करता रह जाएगा, कभी कभी पुनर्विचार के लिए भेज देगा। इसलिए बीपीएससी को यह बात जम गई और उसने सवाल पूछा कि राष्ट्रपति की हालत उस बुजुर्ग के समान है जिसके घर में युवा सदस्य अगर उसकी आज्ञा न माने तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति? इंदिरा गांधी का बस चलता है ना, तो राष्ट्रपति को ना लोहे की चेन मंगाकर जकड़ देती उनको, लो अब मैं जो कहूंगी तुमको वही करना पड़ेगा। इंदिरा, अब देखिए क्या किया कि ये जो अनुच्छेद 74 था, इसमें क्या कहा गया? इसमें राष्ट्रपति को कहा गया कि हे राष्ट्रपति जी, आप सलाह से और सहायता से कार्य करेंगे। किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। अगर आपका मन न करे तो, मेरा मन नहीं कर रहा है। अगर यहां पर मंत्रिपरिषद ने सलाह दी कि हे भारत के राष्ट्रपति, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दो, के आर नारायणन ने कहा कि नहीं लगाऊंगा, भेज दिया वापस। मंत्रिपरिषद ने कहा कि भाई छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दूसरी बार भेज देती तो राष्ट्रपति को क्या है? मानना पड़ता। इसलिए राष्ट्रपति बेचारा क्या है? मिट्टी का माधो है बिल्कुल।
एकदम बंधा हुआ रहता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेंगे। इंदिरा गांधी के पहले राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में कहा कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति को बांधता हो। जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ से तोते उड़ गए थे। उन्होंने तुरंत अटॉर्नी जनरल को बुलाया और कहा कि लॉ मिनिस्टर को भी बुलाओ, और क्या भारत के संविधान में कुछ ऐसी बात कही गई जिससे ये मतलब निकलता है। फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भारत में धीरे धीरे परंपरा और परिपाटी विकसित हो जाएगी। जैसे ब्रिटेन में जो महारानी या महाराजा हैं वो प्रधानमंत्री के अनुसार काम करने लगे हैं, वैसे भारत में भी कन्वेंशंस, परिपाटियां डेवलप हो जाएंगी। संविधान में राष्ट्रपति को कहीं पर भी क्या है, बाध्य नहीं किया गया है। राजेंद्र प्रसाद जी की इस बात को सुनकर जवाहरलाल नेहरू जी को मुझे लगता है कि कई रात तक नींद नहीं आई होगी। ये पहला विवाद था। ये क्या था? ये फर्स्ट डिस्प्यूट था प्रेसिडेंट के पावर्स पर। इंदिरा गांधी के पहले इसमें यह लिखा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य कर सकेगा। क्या लिखा गया था? कार्य कर सकेगा। अच्छा, जब कहीं लिखा हो कि आप बारात में जा सकेंगे, और जब कोई कहे कि आप बारात में जाओगे, पहले और दूसरे में क्या फर्क है? यहां पर नहीं भी जा सकूंगा, यहां पर क्या है? अभी जो संविधान में है क्या है कि राष्ट्रपति कार्य करेगा। इसका मतलब क्या है? इंदिरा गांधी जी ने यह बात क्या है, जोड़ दी कि राष्ट्रपति बंध जाए, बाध्यकारी हो जाए, उसकी स्वेच्छा का कोई स्थान न हो। मोरारजी देसाई को बड़ी दया आई राष्ट्रपति की हालत पर कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। उन्होंने 44वां संविधान संशोधन करवाया और उसमें कहा कि कम से कम यार राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार का मौका कह दे दो। इसलिए 74 में 2 बार संशोधन हुए। 42वां संविधान संशोधन जिसमें राष्ट्रपति को बाध्यकारी बनाया गया, और 44वां संविधान संशोधन जिसमें राष्ट्रपति को थोड़ी सी राहत दे दी गई कि राष्ट्रपति किसी भी सलाह पर पुनर्विचार करने की बात क्या है, कर सकता है। और ये बीपीएससी के एक सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जो पिछला वाला बीपीएससी हुआ था उसमें सवाल था, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में आपने समझ लिया कि कार्यपालिका, और ये मैंने पॉइंट बताया। तो राष्ट्रपति 53 में कार्यपालिका का प्रमुख हो गया, लेकिन 74 ने उसके पावर्स क्या कर दिए, कम कर दिए, ठीक है। तो 53 और 74 को मिलाकर पढ़ेंगे। राष्ट्रपति 79 में संसद का पार्ट है, और 52 में भारत का एक राष्ट्रपति है। यहां पर वो राज्य का क्या है, प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट है। भारत क्या है? भारत राष्ट्र है संविधान में, जो भारत शब्द है, या राज्य है, या देश है? राज्य है। ये नहीं कि भारत जो है वहां पर राष्ट्र, जहां राष्ट्र शब्द आया है वहां पर हम उसको भले जोड़कर देखें। और मैंने आपको कहा था कि राज्य एक राजनीतिक इकाई है, लेकिन राष्ट्र एक भावनात्मक इकाई है। जब आप मनोज मुंतशिर का ये गाना गाने लगे कि तेरी मिट्टी में मर जावा, तेरी नदियों में लहरा, तेरे खेतों में लहरावा, इसका मतलब कि आपका राष्ट्रवाद एकदम चरम पर पहुंच गया है। जब आप ये कहने लगे कि कश्मीर मेरे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम जान दे देंगे इसके लिए। अमित शाह ने संसद में क्या कहा? जान दे दूंगा मैं कश्मीर के लिए। मैंने 2-3 बार उसको रिवाइंड करके देखा कि क्या एक्शन है इसमें। ये राष्ट्रवाद है। इंडिया की टीम के हारने के बाद अगर आपका दिल बैठ जाए, तेरे नामुरादों तुम इस तरह से हारते हो, तो ये राष्ट्रवाद है। भारत की किसी बेटी के किसी अच्छा स्पोर्ट्स में प्रदर्शन करने के बाद आपको क्या 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख रुपया मिलता है, लेकिन अगर भीतर से खुशी मिलती है तो क्या होता है? राष्ट्रवाद। तो भारत एक राष्ट्र भी है। यहां पर अनुच्छेद 52 जो है ये है। मैंने ये एक्सप्लेन किया कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका के नजरिए से भी हम देख सकते हैं, और भारत के राष्ट्रपति को क्या है, विधायिका। अब यहीं पर बच्चों एक और कि अगर भारत का राष्ट्रपति, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में बोलचाल बंद हो जाए, जैसे छोटे बच्चों के बीच में होता है, मतलब द्रौपदी मुर्मू के बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में बोलचाल बंद, ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक एजम्पशन क्या लेते हैं। तो अब 111 के तहत जो भी विधेयक आएगा, राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने से क्या है, मना कर सकते। अगर राष्ट्रपति अनुमति न दे तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुए किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने की इज्जत नसीब नहीं होगी। विधायिका का अंग होने का यह मतलब है। इसका मतलब क्या है? यद्यपि भारत का राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य है और न ही क्या है, लोकसभा का सदस्य है, न ही राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन फिर भी वह संसद का अंग है, और उसके अनुमति के बाद ही कोई भी विधेयक क्या है, कानून में परिवर्तित होता है। यह है 79 और 111 की महिमा। लिखना है आप इसको। देखिए, भारत का राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होता है, और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन वह संसद का अंग होता है। और अनुच्छेद 111 के तहत उसकी अनुमति के बाद ही कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है। अच्छा, जब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा हो और अपने ननिहाल जाए, नानी हाउस जाए, उसके नानी के 2 घर हों, तो छोटे बच्चे को दिक्कत होगी, कभी एक घर में खेलेगा और कभी दूसरे घर में। इसी तरह से संसद भी एक घर वाली हो सकती है और 2 घर वाली हो सकती है। एक घर वाली संसद जो होगी उसको यूनिकैमरल पार्लियामेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यूनिकैमरल। और जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, 2 घर होते हैं, सदन मतलब घर होता है, उसको क्या कहते हैं? बाई कैमरल कहते हैं। भारत में जो ये बाई कैमरलिज्म है, ये क्या है, आप देखेंगे कि यहां पर एकदम क्लियरली है कि 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ये क्या है बच्चों? द्विसदनवाद है। ये क्या है? द्विसदनवाद है।
तो भारत की संसद और उसकी संरचना में क्या अपनाया गया है? द्विसदनवाद अपनाया गया है। इसका क्या फायदा है भाई? इसका अगर जो फायदा है, इस फायदे को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो भारत में द्विसदनवाद, द्विसदनवाद ये क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म क्या है? तो इसका सिंपल है कि संसद में विधायिका या संसद में दो सदन जब होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? बाइकैमरलिज्म कहते हैं। द्विसदनवाद क्यों अपनाया जाता है? वाई? केबीसी का सवाल है ये। द्विसदनवाद जो है, क्या ये वाइडर रिप्रेजेंटेशन के लिए अपनाया जाता है? क्या ये व्यापक प्रतिनिधित्व के लिए अपनाया जाता है? व्यापक जो प्रतिनिधित्व है, इस प्रतिनिधित्व के लिए अपनाया जाता है। क्या द्विसदनवाद जो है, ये द्विसदनवाद को अपनाए जाने का एक कारण यहां पर यह भी है कि चेक एंड बैलेंस किया जाए, संतुलन और नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है। और क्या जो द्विसदनवाद है वह व्यापक प्रतिनिधित्व, संतुलन और नियंत्रण, इन दोनों के अलावा कि कानून बनने में दोहराव हो सके, इसके लिए अपनाया जाता है। तो तीनों के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर लोकसभा ही होती अकेले तो मैक्सिमम 585 लोग क्या है इंडिया में रिप्रेजेंट करते, तो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वह नहीं हो पाता, राज्यसभा नहीं होती, और राज्यसभा है तो कम से कम 12 लोग ऐसे हैं जो विशिष्ट अनुभव और ज्ञान वाले क्या है भेजे जा रहे हैं। इसलिए दो सदन क्या करता है? वाइडर रिप्रेजेंटेशन को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। हम द्विसदनवाद को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि द्विसदनवाद व्यापक प्रतिनिधित्व को क्या सुनिश्चित करता है? नंबर एक बात। दूसरी बात कि जो सरकार है उसको एक सदन वाली संसद की तुलना में जो दो सदन वाली संसद है वो ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाती है। कैसे? कि भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर विचार हो रहा था, लोकसभा से सरकार ने इसे पारित करवा दिया, लेकिन राज्यसभा में जैसे ही गया, ममता दीदी ने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम इसे पारित नहीं होने देंगे। राज्यसभा में जब ये विधेयक पहुंचा तो राज्यसभा में राज्यों की मांग के अनुसार इस विधेयक को क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा। इस विधेयक को क्या है? रुक जाओ, इसके बाद चेंज करना। ठीक, यहां पर ये क्या हुआ कि राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा यहां पर चेक कर रही है। तो चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है? सरकार को चेक एंड बैलेंस करना और इसके साथ ही आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करना। दो लोग आपस में भी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं कई बार। जैसे एक आदमी है अकेला कमरा लेकर बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जमीन पर सोए, बेड पर सोए, कुर्सी मेज पर सो जाए, कौन क्या दिक्कत है? लेकिन अगर पार्टनर है तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए यहां पर क्या है ये, और इसके साथ ही दो सदन होने से एक ही कानून को हम क्या है दोहरा कर क्या है उस पर करते हैं, तो ये फायदा है। भारत में द्विसदनवाद के बारे में भारत की स्थिति क्या है द्विसदनवाद के संदर्भ में? तो भारत में संघ स्तर पर बच्चों द्विसदनवाद क्या है? अनिवार्य है, लेकिन राज्य स्तर पर यह वैकल्पिक है। केवल 6 ही राज्यों में दो सदन है इस समय। यहां पर संघ के स्तर पर क्या है? ये अनिवार्य है, क्योंकि 79 में कह दिया गया है। राज्य के स्तर पर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में थी वो खत्म हो गई। अच्छा, कई बनाना चाहते हैं, जैसे यहां पर राजस्थान बनाना चाहता है, बंगाल ने 2022 में बनाने का प्रस्ताव भेजा। तो ये कई खत्म करना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश खत्म करना चाहता है। ठीक है, तो राज्य क्या है? राज्य में वैकल्पिक द्विसदनवाद है, राज्य में जरूरी नहीं है, और संघ में क्या है? जरूरी है। इसको ऐसे ही आपको नोट कर लेना है। लिखवाऊं इसे? ठीक है, चल लिखवाना है, लिखिए, पहला छोड़कर लिखना है। भारत की संसद द्विसदनीय विधायिका का उदाहरण है। भारत की संसद द्विसदनीय विधायिका का उदाहरण है। द्विसदनीय विधायिका में दो सदन होते हैं। द्विसदनीय विधायिका में दो सदन होते हैं। द्विसदनवाद को अपनाए जाने के तीन प्रमुख कारण हैं। पहला, इससे व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। इससे व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। पहला। दूसरा, दो सदन आपस में एक दूसरे को और मिलजुल कर सरकार को संतुलित और नियंत्रित करते हैं। तीसरा, दो सदनों से कानून बनने के समय दो बार विचार करने का मौका मिलता है। भारत में संघ स्तर पर अनुच्छेद 79 के अनुसार
अनुच्छेद 79 के अनुसार अनिवार्य द्विसदनवाद को अपनाया गया है। अनिवार्य द्विसदनवाद को अपनाया गया है, जबकि राज्य के स्तर पर अनुच्छेद 168 168 168 और 169 के अनुसार वैकल्पिक द्विसदनवाद को अपनाया गया है। बनाना और समाप्त करना जो है विधान परिषद का 169 में है, और राज्य विधानमंडल जैसे आपने देखा 79 क्या है, संसद इक्वल टू प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, वैसे ही है। ठीक है, द्विसदनवाद को मैंने बता दिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक सिद्धांत होता है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, यह सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे तो सरकारों की ताकत को क्या करना पड़ेगा, बांट देना पड़ेगा। जैसे अगर मोदी जी ही जज भी होते, इस समय एकदम तबाही मचा देते। जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, आज बैठ के रो रहे होते। अभी तो उनको भरोसा है ना कि कोर्ट में चीफ जस्टिस और ये लोग क्या हैं देखेंगे मामले को, इसलिए बार बार कांग्रेस कह रही है मुझे भरोसा है, होना भी चाहिए। तो शक्तियों के पृथक्करण की बातें कही गई। तो इसमें मॉन्टेस्क्यू नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जो राजाओं ने पहले गड़बड़ी की, जैसे राजा है, राजा के मुंह से निकले हुए शब्द कानून, राजा विधायी का, राजा ही सारा अपॉइंटमेंट कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार का निरीक्षण करता था, आज मार्केटिंग इंस्पेक्टर सप्लाई इंस्पेक्टर निरीक्षण करते हैं। आप सोचिए कितना अंतर है। भरोसा ही नहीं था यार, तुम्हें भरोसा ही नहीं कि तुम आदमी बेच सको। तो कुछ लोग उसमें बड़ी तारीफ करते थे कि वाह क्या राजा है, बाजार का खुद क्या निरीक्षण कर रहा है। आज मार्केटिंग इंस्पेक्टर सप्लाई इंस्पेक्टर फूड इंस्पेक्टर जाते हैं पटना के जैसे किसी दुकान में, फूड इंस्पेक्टर गए, उनका कि मिठाई में तुम डिब्बा भी आज तोल रहे हो, निकालो सब मिठाई एक एक पीस, सब मैं टेस्ट करूंगा। जितनी इंस्पेक्शन करने वाली नौकरियां है ना, एकदम इनमें चांदी के चम्मच का माहौल रहता है। ये जहां निरीक्षण शब्द लग गया, निरीक्षण अधिकारी, इंस्पेक्टर शब्द जहां लग गया, इसका मतलब क्या है कि किसी किराना की दुकान में पहुंच गए, मैगी निकालो, इसमें कौन से तत्व है मैं देखूंगा, ऐसा करो पहले 10-20 मैगी भिजवाओ घर। मेरे एक स्टूडेंट, देखिए एक और घटना है, मतलब वो जीवन की मेरी ऐसी घटना जिसको मैं भूल नहीं सकता। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि सर मुझे इंटरव्यू देना है यूपीपीसीएस का, दिल्ली की बात है। मैंने कहा दो बधाई हो भाई, तुम पहुंचे यहाँ तक। उसने कहा कि सर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हमने कहा इतना माहौल मत बनाओ, सीधे बताओ प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा कि सर मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर ऑलरेडी हूं, और मेरा जिस पर कॉल हुई है उसकी पे स्केल उससे नीचे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पोस्ट है, एक पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। ठीक है, ये ग्रेड 1 की, मतलब ये क्या ग्रेड ए है। ठीक है, और अगर कोई इस पर है तो वो पीसीएस है, वो कह रहा है कि मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर बनूंगा, इसकी ग्रेड, इसका पे स्केल क्या है, नीचे। तो मैंने पूछा कि तुमको क्या लगता है, तुम इंटरव्यू में डिफेंड कर ले जाओगे? उसने कहा कि सर इसीलिए तो क्या बता दीजिए लॉजिक। मैं कहा भाग जाओ, तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूं तुम सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऊपरी कमाई के लिए जा रहे हो। सर एकदम यही बात है सर। मेरा दोस्त मार्केटिंग इंस्पेक्टर बना, उसने बनने के भीतर ही उसके घर का मकान बन गया, 2 स्कॉर्पियो सर उसने ले ली। अब मेरे घर वाले ये कहते हैं कि अरे नामुराद तुमको यही पोस्ट लेनी थी। एक बार घर में से किसी ने फोन करके पूछा कि क्या कर रहे हो, मेरे मुंह से सर निकल गया कि मक्खी मार रहा हूं बैठ के। आपने वो नमक के दारोगा वाली कहानी पढ़ी होगी कि बेटा वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो महीने में एक दिन दिखता है, और बेटा ऊपरी कमाई तो ऊपर वाले की नेमत है। वेतन तो इंसान को देता है, ऊपरी कमाई ऊपर वाला क्या है, देता है। मुंशी प्रेमचंद अद्भुत हैं, मतलब एकदम समाज की जो नब्ज होती है ना, उस नब्ज को पकड़कर वो बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो करप्शन के मामले होते हैं, जैसे आप आईएएस ऑफिसर से मिलेंगे, कई बार दुखी मिलेंगे, क्योंकि साथ का अगर दोस्त कोई पीसीएस है तो देख रहे हैं कि वहां ज्यादा लूटमार कर रहा है, और ये कोई लूटमार कर ही नहीं पा रहे हैं, इनको हमेशा सेंट पोस्टिंग मिल रही। भाई जो आईएएस ऑफिसर, उनको सीबीसी भी है, उनके ऊपर क्या है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठ सकती है। राज्य सरकार में सीबीसी वाला है नहीं कुछ, तो केवल डिपार्टमेंटल विजिलेंस ही क्या बैठता है। तो एक तो लेयर कम हो जाता है करप्शन के मामले में, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग जॉब में पहुंचने के बाद उनको आता है कि यार बड़ी गलत नौकरी ले ली, फंस गया मैं इसमें। तो ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का टीचर नहीं बता पाएगा, इसको बताएगा पॉलिटी का टीचर। देखो ये जैसे कोई नायब तहसीलदार बन गया, तो नायब तहसीलदार के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, उसको मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाता है। तो हमारे कई से स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर नायब तहसीलदार पहले ऊपर भरूं कि असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स भरूं या फिर सीटीओ भर दूं। अब नायब तहसीलदार और तहसीलदार की पोस्ट में पावर ज्यादा है, लेकिन जब एसडीएम और एडीएम बुलाकर डांटते हैं नायब तहसीलदार को, कहां थे अभी तक, बैठो ऑफिस के बाहर, क्योंकि इनको कोई काम नहीं है स्पेशल अपने डिपार्टमेंट का। तो इनको मल्टी जो है काम वर्क क्या करना पड़ता है, और जो सभी डिपार्टमेंट का होता है वो किसी डिपार्टमेंट का नहीं होता, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। इसलिए बुला बुलाकर डांटते हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने में 10 शिकायत आ चुकी है, अगली अगर 11वीं शिकायत आई तो ऐसा पिकवाऊंगा ना कि पानी नहीं मिलेगा। अब जैसे कि बनाना तो एडीएम को था, बनाना तो एसडीएम को था, एडीएम एसडीएम कहते हैं कि हमारे पास काम हो जाता है, इसको बनाएगा कौन, जाओ तहसीलदार के पास बनाएगा। तहसीलदार बनाएगा तो 2 4 10 बनाएगा, 1 2 में कुछ गड़बड़ क्या है, 8 लाख लिखा हुआ है, 8 लाख पर क्या है,
8 लाख से कम आय होने पर ईडब्ल्यूएस में लोग आते हैं। भारत में लोग थोड़ा इधर उधर तो करते ही हैं। उसमें फंसता कौन है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। मैंने शक्तियों के पृथक्करण की बात की। शक्तियों का पृथक्करण सरकार के भीतर के 3 अंगों पर होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब हम शक्तियों का पृथक्करण विधायिका के भीतर करते हैं तो उसको आंतरिक पृथक्करण कहते हैं। तो मतलब यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था कि एक होता है बाह्य पृथक्करण और एक होता है आंतरिक पृथक्करण। ये जो द्विसदनवाद है ये क्या बताता है? ये आंतरिक पृथक्करण है। क्योंकि यहां पर हमने कानून बनाने की ताकत को लोकसभा और राज्यसभा में क्या कर दिया? बांट दिया कि तुम दोनों सहमत हो गए तो कानून बनेगा। अगर तुम किसी पर असहमत हो गए तो संयुक्त बैठक की क्या हो जाएगी? जरूरत हो जाएगी। जब तक तुम सहमत हो तब तक तो कानून आसानी से बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर एक क्या है? बैलेंस किया। तो ये पॉइंट लास्ट में क्या लिखना है कि द्विसदनवाद का महत्व यह है, द्विसदनवाद का महत्व यह है कि इससे शक्तियों का आंतरिक पृथक्करण सुनिश्चित होता है। अच्छा, अब जो बीपीएससी का बहुत अच्छा सवाल होगा वो ये होगा कि क्या भारत के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण की योजना अनूठी है? तो आप लिखेंगे हां अनूठी है, क्योंकि दुनिया के जितने संविधान है केवल बाहरी पृथक्करण करते हैं, भारत का संविधान आंतरिक भी कर देता है। इसलिए भारत का संविधान क्या है? यूनिक है। अब एक ब्रेक ले लेता हूं और आप लोग भी अपना थोड़ा रिफ्रेश, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। क्लास लेना है ना? ठीक। कोई भी जुटा सकता है रटकर। तो अभी तक मैंने आपसे जो भी चर्चा की है उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई दुख दर्द है, कोई संदेह के बादल हैं तो आप पूछ सकते हैं। और चूंकि ये क्या है, मेजर जो टॉपिक्स हैं उनमें शुरू में थोड़ी समय लगेगा। जैसे क्रिकेट में होता है ना, पहले 50 ओवर का जो वनडे होता था, अभी होता है तो पहले क्या 10-15 ओवर तक संभाल संभाल के खेला जाता था। मतलब ये नहीं कि लास्ट में क्या है आपको हवा नहीं लगेगी। ऐसा कोई सिलेबस नहीं है बीपीएससी में जो बहुत लेंदी हो। मतलब क्वेश्चंस के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर वही कहूंगा कि पिछली बार जब मैंने क्लास लिया था तो लास्ट एक हफ्ते में जो क्लास ली थी ना, उससे 3 डायरेक्ट क्वेश्चन थे। जैसे लास्ट क्लास से 2 दिन पहले लिया था टॉपिक बताकर, वन नेशन वन इलेक्शन आ गया, ठीक है। तो अगर मतलब कोई भी स्टूडेंट ये ठान ले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर टॉपिक की तैयारी किया जाए तो बीपीएससी इतना चौंकाने वाला भी नहीं है। जैसे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी कई बार एकदम महानतम हो जाता है। जैसे यूपीएससी में पूछा गया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में केंद्रीयकरण को किस प्रकार सशक्त करता है। ठीक, एकदम रिसेंट का सवाल था। क्योंकि मैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर 4 भी पढ़ाता हूं और उस पर मेरी टाटा मैग्रा हिल पे बुक भी आती है। और एक जमाना था ऐसा जब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी पढ़ाता था, तो मैंने 2 पेपर की वजह से केवल क्या एक ही बैच लेता हूं, ऑफलाइन लेता हूं। तो इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो मेरे नोट्स को नहीं पढ़ता था। वो मतलब एक क्या है कि जितना ज्यादा यूपीएससी का चैलेंज था कि इतने बड़े बड़े मतलब हाफ पेज के क्वेश्चन आते थे। तो यूपीएससी भी प्रेडिक्टेड है, बीपीएससी भी प्रेडिक्टेड है। एक बार लेकिन जमकर तैयारी की जरूरत होती है और जमकर तैयारी में रास्ता सही होना चाहिए। और रास्ता मैंने आपको बता दिया, उस पर आपको चलना है। रास्ता आपका है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप छोड़ नहीं सकते और भारत के संविधान, सिद्धांत और व्यवहार की एनसीईआरटी पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। उससे आपको फायदा क्या होगा? उससे आपको फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन लिखने में फ्लो की कमी होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व हो जाएगी। फिर जो हम लोग क्लास नोट्स आपको लिखवा रहे हैं ये याद भी अच्छे से होगा और आप अपने से भी बहुत सारी चीजों को जरूरत पड़ने पर क्या है निकाल कर इधर कर सकेंगे। ठीक है, यही काम। ज्यादा जानकारी या ज्यादा फैक्ट जुटा लेने से बीपीएससी के मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प क्या है नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रश्न छोटे छोटे हैं नहीं, प्रश्न क्या है बड़े बड़े हैं। तो ये तरीका क्या अपनाना है। एक और कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। आजकल एक फैशन हो गया है आंसर राइटिंग का, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपने पूरे तजुर्बे के साथ ये बात बता रहा हूं कि अलग से कोई आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए 3 स्तर होते हैं, आपकी तैयारी के 3 स्तर हैं। पहला स्तर होता है समझ का, अंडरस्टैंडिंग का। पहला स्तर मैं ये नहीं बता रहा हूं नॉलेज का, नहीं। नॉलेज तो कोई भी जुटा सकता है रटकर, रोटा लर्निंग से। अंडरस्टैंडिंग पहला लेवल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसद क्या है, फिर मैंने आपको यह भी बताया कि संसद क्यों बनाई जाती है, ये अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैंने उसके कुछ आर्टिकल को जोड़े। मैंने आपको बहुत ज्यादा आर्टिकल बताने की शुरू में कोशिश की। कलेक्टिवली आर्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। जब पूरा टॉपिक तैयार करेंगे तो वहां पर कुल मिलाकर आर्टिकल क्या हो जाएंगे, अच्छा अच्छी संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसका मतलब पहली अंडरस्टैंडिंग, दूसरा नॉलेज, तीसरा है राइटिंग। अगर ये दोनों अच्छा हुआ तो इसका 80% काम हो जाता है। अगर आप जानते हैं, समझते हैं, तो आप मुझे 2 आंसर भी दिखा देंगे तो मैं एक आंसर देखकर भी ये बता सकता हूं कि बेसिकली आप सोचते कैसे, कहां पर गड़बड़ है।
स्किल के लिए ये भी बात है, स्किल के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं रहना है, स्टाइल के लिए ज्यादा परेशान नहीं रहना है। ये गेम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का है। आपको लोग बताएंगे, कोचिंग से बताया जाता है कि अलग से आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लो, सब बकवास है। हम लोग तो दौड़ा दौड़ा कर ओपनली बोल देते, जिसको बुरा लगना लग जाए। सब बकवास की बातें हैं। आंसर राइटिंग तभी अच्छी होती है जब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का होती है। और इसके साथ ही बीपीएससी की तैयारी के दो गाइडिंग लैंप हैं, एक आपका सिलेबस और दूसरा आपके पीवाईक्यूज। अगर आपने सिलेबस कवर किया है और सारे क्वेश्चंस पिछले साल के आप बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। आप इस एग्जाम को क्या क्रैक करने जा रहे हैं। कोई भी पटना की कोचिंग हो, इवन दिल्ली की भी कोचिंग हो, ज्यादातर लोग केवल सिलेबस पूरा कर रहे हैं। और वो भी सिलेबस क्या है, अरे टीचर है, दम है अगर तो लक्ष्मीकांत के नाम के बल पर क्लास मत लो। लक्ष्मीकांत ने जो लिखा होगा वो सब लिख दिया। आईएएस और बीपीएससी का जो टीचर होता है ना, वो किसी के बल पर क्लास नहीं लेता कि लक्ष्मीकांत संक्षेप में करके पढ़ाने वाला टीचर को हम लोग क्वालिटी का टीचर नहीं मानते। लक्ष्मीकांत में सैकड़ों गलतियां हैं कॉन्सेप्ट के लेवल पर। वो अच्छा कंपाइलेशन है, आपको कई किताबें पढ़ने से क्या है वो रोक देता है, आपको जगह जगह भटकने से रोक देता है। लेकिन वो मेंस की अच्छी बुक न तो आईएएस के लिए है और न ही बीपीएससी के लिए। प्रीलिम्स में वो काम कर सकती है, प्रीलिम्स में क्या है काम कर सकती है, मेंस में क्या है। अब क्या है कि आपके सामने कोई AK-47 लेके खड़ा है और आप बाबा आदम के जमाने की दोनाली बंदूक लेके खड़े हैं कि मैं तुम एक राउंड चलाओगे, अगला जो है भून करके रख देगा। एग्जाम का पूरा पैटर्न ही क्या है, अरे ठीक है 7-8 साल 10 साल पहले 2013 के पहले वो किताब दोनों में कारगर थी, अब नहीं है कारगर। और वैसे भी तैयारी करने वाले को किसी नोट्स, किसी किताब, किसी टीचर का बंधक नहीं बनना चाहिए। कलेक्टर बनना चाहते हो, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो, दिमाग खुला रखो, ओपन माइंडेड रहो। जो चीजें जरूरत की जहां से मिले अपने नोट्स में उनको लेकर आओ। अच्छी चीज को किसी भी चीज से लेने में कोई हर्ज क्या है नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट हो कि नहीं मैं यही करूंगा, इसी के लिए गंगा सेतु पर या गांधी सेतु पर खड़े होकर मैं जान दे दूंगा, ये सब कुछ जरूरत नहीं। इसलिए अप्रोच पर भी ये बात क्या आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी रीड करिए, मेरे नोट्स के साथ कॉन्सेप्ट को करिए, एक बेयर एक्ट भी रखिए या legislative.gov.in पर जाकर बेयर एक्ट को कंसल्ट कर लिया करिए। जब कोई आर्टिकल बताया जाए क्लास में, उस आर्टिकल को अपने से बेयर एक्ट में एक बार जरूर देखिए, पढ़िए उसको कि क्या कहा गया, बस इससे ज्यादा की जरूरत क्या है नहीं है। हम लोग आते हैं संसदीय प्रणाली पर। मैंने आपको बता दिया, विस्तार से बता दिया कि संसद क्या है और द्विसदनवाद तक हमने क्या है, जो सारे जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्या है आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके साथ ही बच्चों संप्रभुता शब्द को देखते हैं। संप्रभुता क्या होती है, देखो जैसे धर्म में भगवान जो होता है वो सर्वशक्तिमान बनाया जाता है। कैफी आजमी साहब की कुछ लाइनें हैं कि तुम बनाओ तो खुदा जानो बनाओ कैसा, अपने जैसा बनाया तो कयामत होगी, प्यार होगा न जमाने में मोहब्बत होगी, हमसे ऐसे खुदा की इबादत न होगी। इंसान जब ईश्वर की परिकल्पना करता है तो वो परिकल्पना क्या है, अपने जैसा करता है, ठीक है। और इसलिए वो सोचता है कि उसके पास क्या है, शक्ति है, लेकिन ये शक्ति थोड़ी बहुत है। लेकिन हनुमान जी के पास जो शक्ति है वो अथाह है। बागेश्वर धाम वाले बाबा उस शक्ति का केवल 2% यूज कर रहे हैं। पूरी दुनिया को आजकल उन्होंने पागल बनाया है। हर आदमी क्या है, चमत्कारिक शक्तियों की क्या तलाश में है, कुछ मिरेकल मिल जाए, कुछ मिल जाए, ठीक है ना। देखो ऐसा सुपरनेचुरल पावर्स होते हैं। पहले साइकोलॉजी की मेरी समझ, फिलोसफी की मेरी समझ, ये सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं। तो जो मेरी अपनी समझ है, सुपरनेचुरल पावर्स होते हैं। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ेंगे तो काली जी के भक्त थे, सारे धर्मों को उन्होंने जिया था रामकृष्ण परमहंस। और ऐसे भी अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे बाबा हैं जो जब शक्तियां रखते हैं, वो अलग बात है। अब क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है। शक्ति होती है, इंसान साधारण शक्ति वाला है, इसलिए ईश्वर को जब भी वो परिकल्पना करेगा असाधारण शक्ति वाला करेगा। तो एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे धर्म की परिकल्पना बिना सर्वशक्तिमान ईश्वर के नहीं हो सकती, वैसे ही राज्य की परिकल्पना बिना संप्रभुता की नहीं हो सकती। राज्य को सर्वोच्च, संप्रभुता का मतलब होता है सुप्रीम पावर, संप्रभुता का मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी। तो यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च प्राधिकार को क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। क्यों सुप्रीम पावर, क्यों? तो एक बहुत पुराने थिंकर थे हॉब्स। हॉब्स ने एक बहुत फेमस बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रूलिंग रिक्वायर्स पावर। अगर आप रूल करना चाहते हैं तो आपको क्या है, पावर की जरूरत होगी। और राज्य के पास जो है ये पावर जो है क्या है, ये सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति है। तो राज्य की जो अवधारणा बनाई जाती है, इसमें राज्य के बच्चों 4 अंग बताए जाते हैं, ठीक है। एक है कि राज्य में भूभाग होना चाहिए। ये भूभाग, इस पर कोई आदमी नहीं, निर्जन है तो राज्य नहीं बनेगा। इस भूभाग पर जनसंख्या रहने वाली होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाएं भागेंगे, कुछ दाएं भागेंगे, कुछ आसमान में उड़ेंगे, कुछ मिस्टर इंडिया को देखकर अदृश्य हो जाएंगे, कुछ ChatGPT के लिए भागेंगे, कुछ जो है फेक डीप करेंगे, कुछ सोशल मीडिया में पटना में बनाएंगे वीडियो और उसको तमिलनाडु का बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे लोग, इसलिए सरकार चाहिए इनको किसको कंट्रोल करने के लिए। और अगर सरकार के बराबर ही कोई गुंडा, कोई मवाली पैदा हो गया तो सरकार फिर सरकार नहीं रही। योगी जी आजकल बहुत गुस्से में हैं क्योंकि पुलिस वाले को मारना इस सरकार को चैलेंज है। और वही उस केस में जो सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ है, जैसे लोग यहां पर बीजेपी और ये सब बात करते हैं, सब गलत बात आप कर रहे हैं। पुलिस वाले को मारना दिन दहाड़े, ये सरकार को चैलेंज देना है, क्योंकि पुलिस सरकार का नुमाइंदगी करती है। और अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए बुलडोजर लगेंगे, बुलडोजर लगेंगे। और इसके साथ ही क्या है, ये भी इसमें आप देखें कि ये क्या है कि लॉ, यहां इस लॉ को एस्टैब्लिश कैसे किया जाएगा। और ये भी जो लोग बात करते हैं कि एक्सेसिव पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास, कार्यपालिका के पास हमेशा ज्यादा पावर होता है और उसका वो कई बार दुरुपयोग भी करती है। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए आपके पास चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जुडिशरी स्ट्रांग होनी चाहिए, पार्लियामेंट स्ट्रांग क्या होनी चाहिए। ये सरकार है और ये सरकार क्या है, संप्रभुता है। ये सरकार सर्वोच्च होनी चाहिए, नहीं तो समानांतर सरकार बना लेते हैं लोग। और समानांतर सरकार दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में वसूली की सरकारों के रहने के बावजूद। उल्फा ने आसाम में क्या किया,
उल्फा ने आसाम में लोगों से क्या चंदे लिए, पैसे लिए, सरकार रहने के बावजूद। सरकार को कमजोर नहीं होना चाहिए, सरकार से बड़ा कोई गुंडा होना नहीं चाहिए। इसलिए चीफ मिनिस्टर राज्य का अगर वो अपनी पूरी औकात में आ जाए तो वही सबसे बड़ा गुंडा है। लोगों को, क्योंकि ये भी अपराधी भी तो है ना, अपराधियों को ये डर होना चाहिए। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था कि राज्य को अपराधियों को दंडित करने के लिए उनकी संपत्ति को ही छीन लेना चाहिए। मोदी जी ने, योगी जी ने उसको समझ लिया कि बस 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 यही पॉइंट है। आप देखिए जितने अपराधी हैं इसी बात से डर रहे हैं कि अगर मेरा घर गिराया तो क्या होगा। ये जो चीज है, और ये भारतीय दंड, भारत में दंड नीति भी तो रही है ना, और वो दंड नीति ये कहती है कि अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको संपत्ति का हरण क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए भ्रष्टाचार पर कौटिल्य ने क्या कहा, भ्रष्टाचार पर कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसी की पूरी संपत्ति ले लिया जाए, उसी से भरपाई करवाया जाए, क्षतिपूर्ति क्या करवाया जाए। तो यहां पर ये चार तत्व हो गए। संप्रभुता जो है किसकी विशेषता है, राज्य की विशेषता है। लेकिन अब सवाल उठा कि राज्य में ये कोई पावर को, ये पावर को रिफ्लेक्ट नहीं करता। राज्य का पावर किसके रूप में है? अच्छा, राज्य मकान मालिक है और सरकार क्या किराएदार है। सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन राज्य व्यक्त होता है सरकार में। और सरकार जो शब्द है बच्चों, इसको दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। एक वाइड इसकी मीनिंग है, दूसरा इसकी नैरो मीनिंग है। एक इसका व्यापक अर्थ है और दूसरा क्या है, सीमित है। व्यापक अर्थ में सरकार के भीतर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्या है, ये तीनों आते हैं। सीमित अर्थ में केवल कार्यपालिका क्या आती है। तो राज्य संप्रभु है, इसका मतलब व्यवहारिक क्या हुआ, सरकार संप्रभु है। सरकार संप्रभु है तो एक सवाल ये उठता है कि कौन संप्रभु है। विधायिका संप्रभु है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो ब्रिटेन में विधायिका को बनाया गया और भारत में शक्तियों को बांटने वाले संविधान को बनाया गया। ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली है उसमें संसद संप्रभु है। एक अंग्रेज विद्वान ने कहा था, डी लोमे ने कहा था कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है एक काम को छोड़कर, वो स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है डी लोमे का। तो ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, भारत में संसद या किसी एक अंग को संप्रभु नहीं बनाया गया। और उसका कारण क्या था, भारत में संसदीय प्रणाली को संघात्मक प्रणाली के साथ जोड़ा गया। संघात्मक प्रणाली में शक्तियों को दो स्तरों पर बांटते हैं, शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। और इसलिए हम ब्रिटेन से क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, ये पॉइंट अब आपको नोट करना है। तो आप लिखिए यहां पर कि, लिखिए हेडिंग दीजिए, संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता लिखिए, राज्य की सर्वोच्च शक्ति, राज्य की सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च प्राधिकार को संप्रभुता कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग भारतीय राज्य की संप्रभुता को बताने के लिए किया गया है। जैसे यह भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग, ये संप्रभुता है। भारतीय राज्य क्या है, संप्रभु राज्य है। प्रस्तावना में यह बात क्या है, कही गई है। इसका मतलब कि कानून बनाने में भारत में जो भारतीय राज्य जो है वो अंतिम प्राधिकार रखता है, सर्वोच्च प्राधिकार रखता है। अपने भूभाग पर बसे हुए नागरिकों के लिए कानून बनाने की क्या है, सर्वोच्च शक्ति है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, समानता है। लिख लीजिए यहां पर, संप्रभुता का अर्थ है किसी भूभाग पर बसे हुए, किसी भूभाग पर बसे हुए लोगों के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति और अंतरराष्ट्रीय मामलों में समानता, और अंतरराष्ट्रीय मामलों में समानता। अंतरराष्ट्रीय मामले जैसे क्या है कि अगर कोई राज्य जो है वो संप्रभु है तो उसकी संप्रभुता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देकर समानता को स्वीकार किया जाता है। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी, इसका मतलब कि उसकी संप्रभुता को बाहरी स्तर पर कोई मान्यता नहीं है। जो तालिबान अफगानिस्तान वर्तमान समय में है, उसकी उसमें जो सरकार है उस सरकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका मतलब कि जो विदेशी राज्य हैं वो ये नहीं मानते हैं कि ये सरकार इस भूभाग पर बसे हुए लोगों के लिए कानून बनाने की क्या है, सर्वोच्च शक्ति रखती है। और इस अंतरराष्ट्रीय मान्यता का दूसरा रूप ये है कि जिन देशों को संप्रभु माना जाता है उनको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी क्या है, बनाया जा सकता है। इसका तीसरा मतलब यहां पर यह है कि अगर एक राज्य संप्रभु है तो एक संप्रभु राज्य दूसरे संप्रभु राज्य से समझौता कर सकता है। जैसे ताइवान है तो चीन कहता है कि ताइवान हमारा है,
अमेरिका कहता है कि चुप रहो, तुम्हारा नहीं है, अलग देश है। चीन को बहुत बुरा लगता है। फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन कहता है कि हमको स्वतंत्र राज्य बनाओ, हम अरबी मुसलमानों के देश हैं और इजराइल से हमें बचाओ बचाओ बचाओ। 1948 से चिल्ला रहा है हमें बचाओ बचाओ बचाओ। बचाने की अरब देशों ने कोशिश भी की, 4-4 5-5 लड़ाइयां भी लड़ी, कोई नहीं बचा रहा है। इजराइल ने क्या है, घूम घूम करके अरब देशों को मारा। फिर उसके बाद क्या है कि सब अरब देशों ने धीरे धीरे क्या कर लिया, समझौता कर लिया। पहले मिस्र ने किया 1978 में, और उसके बाद अभी आपने देखा होगा यूएई ने कर लिया, सऊदी अरब कर लिया। तो फिलिस्तीन का क्या होगा? जैसे अमिताभ की फिल्मों में पूछा गया था कि तेरा क्या होगा कालिया, फिलिस्तीन का क्या होगा? फिलिस्तीन की मान्यता, फिलिस्तीन को मान्यता ही नहीं मिली। अब सोचिए, राष्ट्र है, राज्य नहीं। ये भी क्या है कि देखिए, पहचान भी क्या बहुत जरूरी होती है, रिश्तों में भी पहचान बहुत जरूरी थी। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के एक नेता थे, उनके बच्चे बेटे ने उनके ऊपर केस कर दिया कि मुझे बापू नहीं बोलने देते। नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे थे वो, और उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पैटर्निटी टेस्ट का ऑर्डर दे दिया और पैटर्निटी प्रूफ हो गई। इसका मतलब क्या है कि रोहित तिवारी ये प्रूव करना चाहते थे कि मैं नारायण दत्त तिवारी से पहचाना जाऊं, बात प्रॉपर्टी की भी वहां पर थी। तो भाई पहचान की बात होती, जैसे दुनिया में फिलिस्तीन एक ऐसा भूभाग है जो राष्ट्र है लेकिन राज्य क्या है, नहीं। वर्तमान में अफगानिस्तान जो है, तालिबान अफगानिस्तान अब घोषित करते रहो कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, क्या है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है। तालिबान जब आए तूने क्या कहा कि दुनिया हमको कैसे पहचाने, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अरे तुम्हें कोई पहचान नहीं, पहले तो 2 देशों ने दे भी दिया था। पहली बार जब तालिबान आए थे तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने क्या मान्यता दे भी दी थी, बाकी देशों ने नहीं दिया था। ठीक है, उसके बाद तो अमेरिका पर अटैक हो गया, अमेरिका पर अलकायदा ने अटैक किया, अलकायदा के उसामा बिन लादेन जो थे अफगानिस्तान में आकर छिप गए। अमेरिका ने कहा कि दे दो उसामा बिन लादेन को, अफगानिस्तान ने कहा कि नहीं दूंगा। उसके बाद तो अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, अटैक करके तालिबानों को उखाड़ कर क्या फेंक दिया। ये कहानी है, तब आप बहुत छोटे रहेंगे जब ये हो रहा था दुनिया में। ये दुनिया में हुआ कि एक देश कह रहा है कि आतंकवादी दे दो, तालिबानों ने कहा कि नहीं दूंगे, और ये भी कहा कि क्या बिगाड़ लोगे। अमेरिका ने कहा कि रुको आता हूं, अमेरिका ने उसके बाद क्या है, तो मान्यता नहीं मिली। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान जो अफगानिस्तान है, ये वर्तमान अफगानिस्तान जो है, इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता ही तो नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है। चीन की वजह से ताइवान को आप देखिए, ताइवान को अगर 193 देश कह दें कि ओरिजिनल चीन यही है, तो चीन का खेल खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने गलती की, तिब्बत को हम ये अगर बोल दिए कि तिब्बत चीन का हिस्सा मान लेते हैं, अगर हम बोलते कि नहीं हम नहीं मानेंगे इसको, भाई आज तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं ना कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, अखंड भारत कुछ लोग बना रहे सोशल मीडिया पर। भाई हमें भी देखो कुछ न कुछ याद तो आती ही आती है, जैसे कि दुर्योधन की मम्मी कहां की थी, गांधार, गांधार कहां है, अफगानिस्तान। अब इसका मतलब कि हमारा भी कनेक्शन तो कुछ था ही भारत का। बामियान बुद्ध की मूर्तियां कहां थी, अफगानिस्तान में। हिंदू कुछ पर्वत कहां है, अफगानिस्तान। और अभी भी हिंदुओं की देवी वहां पूजी जाती है, मुस्लिम होने के बावजूद भी पूछते हैं। तो जो भारतीय हिंदू संस्कृति के जो उन्नायक हैं, उनको कहते हैं, उनको कहते हैं हमको रात में नींद नहीं आती सोच सोचकर, मोदी जी कुछ करो। मोदी जी कहते हैं रुको थोड़ा, अभी रुको, देखते हैं कि मोदी जी जानते हैं कि ये हो जाता। देखिए मैं आपको एक बहुत भीतर की बात बता रहा हूं, अगर चीन वाला एंगल नहीं आया होता तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का लेने की योजना क्या बनाता। अभी कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे यहां जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी आप जानते हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी का पहला एलिमेंट क्या है कि जिसके पास परमाणु बम नहीं है उस पर हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए हे भूटान, हे श्रीलंका, हे बांग्लादेश, हे नेपाल, तुम हमसे मत डरो, क्योंकि हमने क्या है, परमाणु बम बना लिया। और परमाणु बम बनाने के बाद हम कह रहे हैं कि जिसके पास नहीं है उस पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके पास है उसका क्या होगा, नो फर्स्ट यूज। ठीक है, राजनाथ सिंह ने कहा कि तब के लिए सही था, लेकिन अब सोचेंगे इस पर। कई लोगों ने कहा कि लग रहा है भारत कुछ तैयारी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा है कि खतरा क्या है, पाकिस्तान अगर कमजोर होगा तो उसके पास परमाणु बम भी है, और वो अगर आतंकवादी संगठनों के हाथ में चला गया तो भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान अब इसको इससे ज्यादा कमजोर मत करना, क्योंकि सिविल गवर्नमेंट पर तो फिर भी दबाव है ना। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आप समझ रहे हैं, अगर उसके पास आ गया तो कह रहा है कि तुम सेना के तुम लोग सारे जो मुस्लिम हो तुम ओरिजिनल मुस्लिम नहीं हो, हम ओरिजिनलिटी में प्योर मुस्लिम है, हम बनाएंगे पाकिस्तान। ऐसा वहां पर दानव कट्टरता का फैला है कि कुछ भी किसी चीज का कोई एंड ही नहीं है। मस्जिद में नमाज अदा करते समय लोगों को मार दिया जाता है, वहां के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ऐसा तो भारत में भी नहीं होता है, और बच्चों के स्कूल में बम लगा देते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतना खुखार आतंकवादी संगठन है, उसको अफगानिस्तान के तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारा छोटा भाई है। एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको चुप कराओ, तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि खुद बात कर लो, फिर पाकिस्तान ने कहा कि सेना भेज दूंगा। तालिबान पाकिस्तान के मुखिया ने ट्विटर ट्वीट किया कतर से कि जो हाल बांग्लादेश में हुआ है ना 1971 का, वही हाल करेंगे, हमको हल्के में मत लेना। मतलब जैसे गांव में क्या होता है कि धमकी चलती है, गांव में वैसे चल रहा था मामला। अब कोई यहां पर दोहा में बैठा है, वहां से पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, और उसने ये भी लिखा कि हाल देख लो अमेरिका का और सोवियत संघ का, जिसने अफगानिस्तान में आने की कोशिश की उसका क्या हाल हुआ। अफगानिस्तान को अकबर भी कंट्रोल नहीं कर पाया था ज्यादा दिन तक। ठीक है, आपको क्या लगता है शाहीन शाह आफरीदी, शाहिद आफरीदी अगर अपने कप्तान के खिलाफ आ जाए ना, तो अफगानी जो है किसी की बात मानते नहीं। उनके अंदर फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो स्वतंत्रता वाला जो मूल्य है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पर है। वो किसी सरकार को नहीं मानते, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसमें आपस में लड़ते रहते हैं। ये भी है, तो इसलिए यहां पर बच्चों ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, ये संप्रभुता का क्या है, अंतरराष्ट्रीय पक्ष है। इस पर विवाद चलते रहते हैं, इस पर आईएएस में सवाल पूछा गया, तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहां पर आपने अंतरराष्ट्रीय वाला पहलू लिख लिया, अब इसमें आगे लिखिए, इसी में आगे लिखिए, भारत और ब्रिटेन में, भारत और उसी में आगे लिखना है, भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली की समानता होने के बावजूद, संसदीय प्रणाली की समानता
होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण अंतर है, एक महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, पैरा छोड़कर लिखिए। भारत नहीं, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। जबकि भारत के संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय करने की कोशिश की गई है। न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय करने की कोशिश की गई है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण संविधान को संप्रभु बनाया गया है। ठीक है, संविधान को संप्रभु क्या बनाया गया? अब इसमें इस पॉइंट पर आना है। भारत में संसद की संवैधानिक स्थिति, पहला छोड़कर लिखना है। भारत में संसद की संवैधानिक स्थिति लिखिए। भारत में संसद की संवैधानिक स्थिति यह है कि उसे सर्वोच्च नहीं बनाया गया है। भारत में संसदीय संप्रभुता को सीमित करने वाले कारण निम्नलिखित हैं। सीमित करने वाले कारण क्या है? निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखिए, शक्तियों का विभाजन। देखिए इसमें ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली एकात्मक शासन से जोड़ी गई है। एकात्मक शासन से जुड़ी गई है। भारत में संसदीय प्रणाली संघात्मक शासन के साथ जोड़ी गई है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे दोनों में कॉमन क्या है? संसदीय प्रणाली। अनकॉमन क्या है? संघात्मक और एकात्मक। ठीक है, अब संघात्मक प्रणाली को अगर मान लीजिए उसके बारे में रात में 12 बजे कोई जगह कर ये पूछे कि एक बात कोई बताओ, तो आपको बताना है डिवीजन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल पावर। जैसे कि मान लीजिए कि ये भारत का मैप है, इसमें दिल्ली सरकार और जो राज्यों की सरकार है, पटना सरकार, कोलकाता की दीदी की सरकार, इन सबको हम पावर कह दे रहे हैं। तो जब आप पावर जो है मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से डिवाइड करते हैं तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। और ये डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? ये टेरिटोरियल डिवीजन है, क्षेत्रीय विभाजन है। 245 कहता है कि संसद पूरे देश के लिए कानून बनाएगी और राज्य विधानमंडल राज्यों के लिए बनाएगा। और जब आप सरकार के तीनों अंगों के बीच में शक्तियों को बांटते हैं तो इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। ये तीनों एक प्लेन की क्या है? इकाइयां हैं। इसको हम लोग ऐसे कहें कि एक कॉन्सेप्ट है बच्चों शक्तियों का विभाजन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। और एक कॉन्सेप्ट है शक्तियों का पृथक्करण। 5-5 साल पॉलिटी लोग पढ़ जाते हैं और बच्चों का तो छोड़िए, कई बार टीचर को भी क्लियर नहीं होता कि ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, शक्तियों का विभाजन क्या है? ये सरकारों के बीच शक्ति को बांटना है। ये क्या है? सरकारों के बीच। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। क्लियर है? ये कोई दुविधा तो नहीं है ना इसमें? इनके बीच में शक्ति को बांटना है। ये सरकार के भीतर शक्ति बांटना है, विद इन गवर्नमेंट। सरकार के भीतर मोदी जी हैं, चंद्रचूड़ जी हैं। सरकार के भीतर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है।
ये किसकी विशेषता है? संघवाद जिंदाबाद है। ये किसकी मूल विशेषता है? अध्यक्षात्मक प्रणाली की। अध्यक्षात्मक प्रणाली में शक्तियों का पूर्णतः क्या है, पृथक कठोर पृथक्करण क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। तो कृपया इसको उसी के बाद आपको लिख लेना है। ऐसे लिख लीजिए, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण। नोट कर लिया आपने? अब इसको हम लोग इससे जोड़ेंगे। भारत में क्या संघवाद है, शक्तियों का क्या हो गया, विभाजन हो गया। शक्तियों का विभाजन हो गया तो सारी शक्ति संसद के पास रही नहीं। लिख लीजिए, आगे लिखिए, इसी के नीचे ठीक लिखना है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है, विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसलिए संसद सर्वोच्च नहीं रह जाती। सर्वोच्च नहीं रह जाती। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखना है, संविधान संप्रभु है। संविधान संप्रभु है। लिखिए, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। भारत में लिखित संविधान है। अलिखित संविधान में संसद के पास अधिक और सर्वोच्च शक्तियां होती हैं। जबकि लिखित संविधान में संसद की शक्तियां मर्यादित हो जाती हैं। संसद की शक्तियां मर्यादित हो जाती हैं, लिमिट कर दी जाती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सुना है ना, वही शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मर्यादित हो जाती है। ठीक है, जैसे आप किसी ऑफिस में गए और कोई छोटा मोटा काम है, वहां पे जो क्लर्क साहब मिले, उन्होंने कहा कि नहीं, काम नहीं होगा आपका। आपको लगता है कि आप कानूनन पूरी तरह से सही हैं, नियम से सही हैं, तो कई बार आप या हम कोई भी प्रतिज्ञा लिख कर दे दीजिए कि काम नहीं होगा। लिखोगे बेटा तो फंसोगे, मैं काम नहीं करूंगा। लिखने का मतलब है कि आपको हर चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। लिखने में इसलिए कोई चीज क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। जैसे भोजपुरी वाले हैं, उनको बोलने में क्या है, देखेंगे कि असीम अनंत आकाश मिल जाता है, कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, इसलिए ये कह सकता हूं कि मेरा भी जो इलाका है वो अवधी भोजपुरी के संक्रमण क्षेत्र में है, तो अवधी को भी हम लोग अच्छा से जानते हैं और भोजपुरी को भी। ठीक है, और फिर दिल्ली तो आधा भोजपुरी साम्राज्य ही है। मनोज तिवारी जी हम लोग के सांसद हैं, आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो जो आप देखेंगे लिखते ही जैसे भी कोई चीज लिखते हैं वो लिमिट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब लिखने में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज को सटीकता बताना पड़ेगा, मर्यादित करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। एक दूसरा कारण तो ये, और एक और बात इससे जुड़ी हुई है कि जब आप सरकार की शक्तियों को बांटेंगे तो शक्तियों को लिखना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि जैसे अंबेडकर ये छोड़कर चले गए होते, कह रहे भारत के भविष्य के लोगों, मैं आपकी बुद्धिमत्ता में बहुत विश्वास करता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि मैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नहीं बनाऊंगा, तुम लोग अपने से बना लेना। भाई साहब, इतने झगड़े होते ना कि अब तक क्या है कि भारत में कुल झगड़े होते कि ये तुम्हारा, ये हमारा। एक चीज है, एक चीज पर बात फंसी है, 239 AA, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कितना पावर है और सीएम का कितना पावर है, इसको लेकर झगड़ा चल रहा है। और इसमें इसकी व्याख्या करते हुए एक कानून बनाया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार एलजी की सरकार होगी। अब एलजी सारी फाइल्स क्या मंगा रहे हैं। झगड़ा कहां शुरू हुआ, इन्होंने किया, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने किया ट्रांसफर। एलजी ने कहा कि ट्रांसफर की फाइल आप मेरे पास भेजिए।
ये झगड़ा शुरू हुआ। इसका मतलब कि किसका कौन सा पावर है, अगर ये विवाद शुरू हो जाए तो विवाद बहुत बड़ा हो जाएगा। ये विवाद क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए लिखित वाला मैंने इसलिए आपको उदाहरण बताया कि लिखित में चीजें क्या हो जाती हैं, वो लिखित में चीजें बदल जाती हैं, ये बात मैंने आपको बताई। अब इसके साथ ही न्यायिक समीक्षा पहले समझिए फिर लिखना है। न्यायिक समीक्षा क्या है? समीक्षा क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि शुक्रवार को दृश्यम 2 आने वाली है मूवी, और थर्सडे को हम लोगों को क्या फोन आया कि सर एक मूवी का क्रिटिक लिखना है, एक समीक्षा लिखनी है, न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। ठीक है, अपने नाम से पब्लिश हम लोग नहीं कराते हैं, लेकिन मूवी क्रिटिक भी मैं लिखता हूं, ये आप लोगों को बता रहा हूं। तो जो फ्राइडे को तो सब देखेंगे, थर्सडे को चुने हुए लोग देखते हैं, और रात का शो होता है। वहां पर क्या है, जब मान लीजिए मैं मूवी की, किसी भी मूवी की अगर मैं रिव्यू करने जा रहा हूं, तो मेरी पहली शर्त यह है कि मैं उस मूवी के किसी भी किरदार, किसी भी अभिनेता और अभिनेत्री से मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर मैंने मान लिया कि अजय देवगन तो पहले से ही बहुत अच्छा स्टार है, मैंने गंगा जल देखी, अपहरण देखा, सब में आला दर्जे का काम है, तो मैं दृश्यम को फिर क्या है, दृश्यम को उनके उस हालो इफेक्ट में क्या करूंगा, रिव्यू करूंगा। तो समीक्षा का मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन की कुछ कसौटियां होती हैं, मूल्यांकन के कुछ आधार होते हैं। तो जब भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स, ये सरकार के कानूनों की, ये सरकार की कार्यपालिका की कार्यवाही की, और ये संविधान के प्रावधानों और उनके उद्देश्यों के आधार पर उनके वैधता और अवैधता की जांच करते हैं, तो उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा न्यायिक व्याख्या से भिन्न होती है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये ब्रिटेन में है। इंडिया में, ब्रिटेन में जुडिशरी को केवल इंटरप्रेट करने का राइट है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, इंडिया में जुडिशरी को केवल इंटरप्रेट करने का ही राइट नहीं है। जैसे मूवी देखने के बाद मूवी को हम लोग को स्टार देना पड़ता है कि कितने स्टार की मूवी है, ठीक है ना, तो 3 स्टार है, 4 स्टार है, मूल्यांकन हो गया। ये क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ। तो जब भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितने हैं, ये क्या करें, सरकार, संसद के द्वारा और विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए कानून, सरकारों के द्वारा की गई कार्यवाहियां और किए गए संविधान संशोधन की वैधता और अवैधता की क्या करें, जांच करें कि वो संविधान में बताए गए उद्देश्यों और प्रावधानों से मेल खाता है कि नहीं खाता है। इसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। और न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वो शक्ति है जो संसद की संप्रभुता को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लिख लीजिए इसको यहां पर, लिखिए यहां पर, न्यायिक समीक्षा केवल हेडिंग दीजिए, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा लिखिए। भारत में उच्चतम न्यायालय, भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा की गई कार्यवाहियां और संविधान संशोधनों के वैधता और अवैधता का अवैधता का परीक्षण करते हैं, तो उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संसद की शक्तियों को सीमित कर देती है। अच्छा, ये भी बात देखिए, समीक्षा के बहुत से आधार होते हैं। जैसे मान लीजिए बाहुबली फिल्म की मान लीजिए रिव्यू की जा रही है, तो सिनेमेटोग्राफी के बेस पर हो सकती है, एक्टिंग के बेस पर हो सकती है, गानों के आधार पर हो सकती है, ट्रिपल आर की जैसे हो सकती है, नाटू नाटू गाने के आधार पर हो सकती है। तो हम किसी फिल्म की जब समीक्षा करते हैं उसके कई आधार होते हैं। उसी तरह से हम जब किसी कानून की समीक्षा करते हैं, किसी कार्यपालिका की कार्यवाही की समीक्षा करते हैं, संशोधन की समीक्षा करते हैं, उसके कई आधार होते हैं। मूल आधार उसमें एक है। संविधान के दूसरे प्रावधान भी हैं, संघवाद से जुड़े हुए प्रावधान, और सबसे खतरनाक, सबसे व्यापक है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट के पास एक अलादीन का चिराग है, जैसे ही सरकार को कंट्रोल करना होता है वो दिखा देती है, देखो ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, थोड़ा अपनी लिमिट में रहो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी चीज की समीक्षा करने के कई आधार होते हैं, वैसे ही न्यायिक समीक्षा के कई आधार हैं। उसमें मूल अधिकार एक आधार है, संविधान के प्रावधान, संघवाद का ढांचा दूसरा, तीसरा प्रावधान है, फिर इसी तरह से आधारभूत ढांचा क्या चौथा। ये आगे आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर क्या है, अगले पॉइंट पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज लग गए आप लोग 5 मिनट, वनली 5 मिनट्स, ठीक है। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में जिनके भी तैयारी के दूध के दांत टूटे नहीं, ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बचा संविधान संशोधन, लिखिए संविधान संशोधन, संविधान संशोधन लिखिए। संविधान संशोधन जो है, ठीक है, मेरी किसी बात पर अगर हंसी आए तो हंसी को भीतर भीतर ही लीजिए। 246 में
संसद को पावर है कानून बनाने की शक्ति। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, तो आप मत कहिएगा कि हम बनाएंगे, ये संसद बनाएगी 246। संविधान संशोधन कौन करेगा, संसद करेगी। तो सुभाष कश्यप कहते हैं कि विद्या एजुकेशन के प्यारे बच्चों सुन लो, 246 में विधायी शक्तियां हैं संसद को, लेकिन अंबेडकर जी ने 368 में जो शक्तियां दी हैं ये संविधायी शक्तियां दी हैं। ठीक है, संविधायी शक्तियों पर कोई भी लिमिट क्या है संसद की नहीं लगाई गई थी। संसद और न्यायपालिका में सास बहू की तरह का हो गया झगड़ा, और इस झगड़े में न्यायपालिका जीत गई। न्यायपालिका ने संसद की जान लेने की कोशिश की, संसद किसी तरह से जान बचाकर भागी वहां से। ये कहानी हुई। केशवानंद भारती के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि खबरदार अगर आधारभूत ढांचे को बदलने की कोशिश की तो गोली मार देंगे तुम्हें। किराएदार हो किराएदार की तरह रहो, मकान मालिक बनने की कोशिश मत करना, मकान मालिक नहीं हो किराएदार हो। इसलिए यहां पर भी संसद सीमित हुई, संसद बिल्कुल हाथ मलती हुई रह गई कि इधर भी लिमिट कर दिया और इधर भी लिमिट कर दिया। तो यही लिखना है आपको, लास्ट पॉइंट है। अंतरराष्ट्रीय जनमत वाला कोई ज्यादा पॉइंट नहीं लिखे। जहां 246 में संसद को कानून बनाने की, संसद को कानून बनाने की विधायी शक्तियां दी गई हैं, विधायी शक्तियां दी गई हैं, वहां 368 में संसद को, 368 में संसद को संविधान संशोधन की संविधायी शक्तियां दी गई हैं। संविधायी शक्तियां, यह क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। लेकिन इस संशोधन करने की शक्ति को, लेकिन इस संशोधन करने की शक्ति को 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में, केरल राज्य के वाद में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा सीमित करने की स्थितियां प्राप्त हैं, सीमित करने की स्थितियां या शक्तियां प्राप्त हैं। संसद संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। संसद संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। इसलिए संसद एक गैर संप्रभु विधि निर्मात्री संस्था है, गैर संप्रभु विधि निर्मात्री संस्था है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है यह ना अंतरराष्ट्रीय जनमत। देखिएगा, इसका सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि मानव अधिकार संधियां हैं, अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं, तो इनको मानने पर संसद भी उनको क्या है, उनके अनुरूप क्या है, कानून बनाने के लिए बाध्य हो जाती है। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय जनमत भी दबाव क्या है, डालता है। तो लिखिए यहां पर लास्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय जनमत। अंत भला तो सब भला होता है। अंतरराष्ट्रीय जनमत अंतरराष्ट्रीय संधियों और मानवाधिकार संधियों के द्वारा भी, अंतरराष्ट्रीय संधियों और मानवाधिकार संधियों, मानवाधिकार संधियों के द्वारा भी संसद की शक्तियां सीमित हो जाती हैं, सीमित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर। आज की कक्षा यहीं तक है। एक घोषणा आपको पहले ही कर देता हूं, आपकी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की क्लास है वो राहुल जी का, मतलब मुझसे बार बार उनका आग्रह था कि एक दिल्ली के बहुत ही प्रख्यात शिक्षक से करवाया जाए। तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो गाइडेंस है वो बीपीएससी में देने का लगातार प्रयास राहुल जी कर रहे हैं, और इसलिए वो भी सेक्शन आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या है कवर हो। और पॉलिटी में आप चिंता मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। और ये क्या है, मेंस की डेट आ गई है, तो मैं उससे काफी दिन पहले, मतलब 12-15 दिन पहले या उससे भी ज्यादा पहले ही सिलेबस क्या है कवर कर दूंगा। ठीक है, और इसको थोड़ा हाइब्रिड मोड में भी लेकर चलेंगे ताकि डिसकंटिन्यूटी क्या है ना हो। तो यहां तक मैंने संसद पढ़ा दिया। संसद के जो और 6-7 प्रकार के और प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को भी मतलब कुछ ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे आप, कुछ नेक्स्ट जब क्लास लगेगी उसके बाद में आ जाऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन में दिक्कत होती है लेकिन ये एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये भी समझे ना कि मेरे ऊपर कुछ जो, जब ये बैच के लिए मैंने हाँ किया ना, तो मैंने पहले ही कुछ बड़े कमिटमेंट, कुछ बैचेस को मैं ऑलरेडी वहां पर देख रहा हूँ। जैसे एक ऑनलाइन का बैच लेता हूँ जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं, तो जब मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ ना, तो आधा घंटा क्या है लग जाता है। उसमें पॉलिटी थोड़ा कवर होने के बाद मैं ज्यादा समय भी क्या है दे दूंगा, ये प्लान में है। ठीक है, थोड़ा बैच एक्सटेंड किया है होली की छुट्टी की वजह से। तो ये है, आप एनसीईआरटी पढ़िए और बाकी चीजें पढ़िए, बाकी चिंता छोड़ दीजिए, वो भी अच्छी एनसीईआरटी। लेकिन भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 की उसको आराम आराम से आप पढ़िए, जैसे हनुमान चालीसा कई बार पढ़ते हैं वैसे ही पढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।